पधार चुके हैं। मैं सर से निवेदन करूंगी कि वे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पुनः आप सभी के बीच में करना चाहेंगे। मैं सर से निवेदन करूंगी कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीना जी एवं महासचिव रामेंद्र सोलंकी जी अपना स्थान ग्रहण करें। 15 से 18 वर्ष के लिए जो वैक्सीनेशन है उसकी शुरुआत करते हुए तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। साथ के साथ सरकार ने जो 3 साल पूरे किए हैं उस पे भी सर आपको पिंक सिटी प्रेस क्लब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं होनी चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिएगा आगे बढ़ते हैं और स्वागत की परंपरा को आप सभी के बीच में आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगी पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीना जी एवं साथ के साथ महासचिव रामेंद्र सोलंकी जी से कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसी कड़ी में उपाध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार शर्मा जी का, कार्यकारिणी सदस्य श्री गिरिराज प्रसाद गुर्जर जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री भारत भूषण दीक्षित जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी इसी कड़ी में कार्यकारिणी सदस्य श्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत जी से, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार आप सबकी तरफ से मिलती रहे। कार्यकारिणी सदस्य नमो नारायण अवस्थी जी, तो आपने तत्काल आपने डायरेक्शन जारी किए और पत्रकार और उनके बोले पत्रकारों को नहीं, आपने ये कहा कि नहीं आपके परिजनों को भी वैक्सीनेट होना चाहिए। तो आपने सहजता से डायरेक्शन दिए और हमारे इस प्रेस क्लब में 2700 पत्रकारों और परिजनों को वैक्सीनेशन लगा। आपका तहे दिल से साधुवाद। साथियों, आज सीएम साहब हमारे बीच में हैं। सीएम साहब ने जब वरिष्ठ पत्रकार पेंशन योजना पिछली सरकार में बंद हो गई थी, हमने आग्रह किया सभी ने और साहब ने बड़ी दरियादिली और इनकी खुद की दिली इच्छा थी तो व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन लिखे स्वीकार किया। यह देश का पहला उदाहरण है जो 5000 पेंशन स्वीकार की और तत्काल उसके बाद में राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पे आपने 10,000 की और फिर बजट में जैसे ही बजट में आया तो बजट में उसमें जिक्र नहीं था। हमने सरकार से आग्रह किया, साहब आपसे कहा कि साहब पत्रकारों का जिक्र नहीं है बजट में, रिप्लाई में उम्मीद है आप करें, लेकिन आपने हमारी बात को रखी और रिप्लाई में 10,000 से फिर 15,000 रुपए आपने पेंशन की। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं सर। इसी प्रकार आपने कोविड में जब बड़ी दिक्कत आ रही थी, समस्याएं आ रही थी पत्रकारों को, सबने पत्रकार 24 घंटे विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपने एक बड़ी घोषणा की एक्स ग्रेसिया के तहत 50 लाख रुपए, अगर अधिस्वीकृत पत्रकार की डेथ होती है तो 50 लाख रुपए की घोषणा आपने की। इससे बड़ी राहत मिली। साथियों, आपको मैं जानकारी अभी देना चाहूंगा कि उसमें कुछ अड़चने आ रही थी, लेकिन साहब ने बड़ी उसमें गंभीरता दिखाते हुए डायरेक्शन जारी किए और राजस्थान के 5 पत्रकारों को 50 लाख रुपए की सैंक्शन जारी हो चुकी है। और बाकी जो प्रकरण है, हमारा आग्रह है कि साहब उनको उन पर डायरेक्शन जारी करेंगे और तत्काल जो राहत उनको मिलेगी। कुछ प्रकरणों में कुछ अधिकारियों ने कुछ क्यूरीज मांगी है कि भाई कहाँ काम कर रहे थे, छोटी मोटी दिक्कतें थी, तो सर उसको भी थोड़ा सा प्रमुखता से लें ताकि उन सभी लोगों को राहत मिल सके जो जर्नलिज्म करते हुए हमसे बिछुड़ गए। और पत्रकार कल्याण कोष में आपने 1 लाख से 2 लाख रुपए किया। हमने जो भी फार्म यहाँ से भिजवाए उनको वेरीफाई करके भिजवाए। सभी साथियों को 1 वीक में 1-2 लाख रुपए तक की मदद मिली है, चाहे दुर्घटना हो या और कोई दिक्कत हो, उन सभी को यह सहायता भी आपके द्वारा दी गई है। तो मैं सभी आपने जो कदम उठाए उनके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। कुछ समस्याएं हमारी है सर, ये मौका है। पत्रकार आवास योजना बड़ी विकट समस्या है। आपने पिछले कार्यकाल में पत्रकार आवास योजना नाइला सर्जित की और उसमें 578 लोगों को लॉटरी हो गई और लॉटरी के बाद में प्लॉट नंबर भी मिल गए। मैं खुद भी उसमें एक आवंटी था और मेरे पड़ोसी वो किशोर शर्मा जी हैं, पूर्व अध्यक्ष, वो थे, बोला कि उन्होंने तो नक्सल प्लान भी तैयार करवा लिया था सर हमने। और सभी को यह उम्मीद थी कि सीएम साहब
की वजह से ये हुआ, क्योंकि पहले वाली जो पत्रकार कॉलोनी थी वो भी आपकी ही देन थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सर वो अटक गई। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा वो सपना है वो पूरा हो जाए। आप मीडिया फ्रेंडली है, आप हमारे परिवार के मुखिया है और आप हमारे प्रेस क्लब के मानद सदस्य है, इस परिवार के मुखिया हैं। तो पत्रकार आवास योजना मिले 578, वो उनका निराकरण हो जाए। जो नए पत्रकार है उन साथियों को भी इसमें उनके आवेदन मांग लिया जाए और उनको आवास मिल जाए। एक सर, आज अभी कोविड के दौरान हमें ये देखना पड़ा कि काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बड़े संस्थानों ने छटनियां की, काफी दिक्कतें आई, राइडर भी लगाए गए, कुछ साथी बेरोजगार भी हुए, लेकिन आपने राहत प्रदान की, उसके लिए आपका आभार। लेकिन अब चूंकि डिजिटल जमाना आ गया, डिजिटल मीडिया का बड़ा युग है, तो अब सर जो बदलते परिप्रेक्ष्य में एक नया डिजिटल मीडिया आ रहा है, तो हम चाहते हैं सर उसमें क्या है कि जो जॉब क्रिएशन भी है, नए पत्रकारों को वहां जॉब मिल रहा है, तो डिजिटल मीडिया अगर पॉलिसी लाई जाती है, लागू की जाती है, तो प्रदेश के काफी पत्रकारों को उसको संबल मिलेगा, तो उसका लाभ मिले। डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू की जाए। राजस्थान में 1-2 स्टेट, छत्तीसगढ़, एमपी की तरफ उसका प्रोसेस भी है, लागू भी की गई है, ताकि उनको संबल भी मिलेगा और एक नया जो माध्यम है जो उसका फायदा मिलेगा। तो डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू की जाए। एक हमारी सर पत्रकार सुरक्षा कानून, चूंकि पत्रकार 24 घंटे विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, किसी की अच्छी खबर लिखते हैं तो तारीफ मिल जाती है, लेकिन अगर किसी के अगर आलोचना, कमियां अगर आ जाती है तो कई बार कई माफियाओं से भी उनको जूझना पड़ता है। तो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए प्रदेश में, ताकि पत्रकार बेखौफ होकर अच्छी तरह से काम कर सके और निष्पक्षता से अपनी आवाज बुलंद कर सके। एक कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी आपकी है सर। आपने प्रदेश के जन जन को चिकित्सा सुविधा देने के लिए आपने चिरंजीवी योजना लागू की, बहुत ही बेहतरीन योजना लागू की है और देश की पहली योजना है जो राइट टू हेल्थ की तरफ अग्रसर है, आप ला रहे हैं। हम सर ये निवेदन करते हैं कि हम चिरंजीवी योजना के हम भागीदार, हम अपना वो क्लेम खुद कराते हैं। आपसे आग्रह है कि जो मेडिक्लेम कैशलेस है, कुछ अधिकारी ये मंशा रखते हैं कि जो मेडिक्लेम कैशलेस 3 लाख की जो पहले से चल रही है उसको रोक दिया जाए, तो उसको कंटिन्यू करें, कंटिन्यू रखें। हमारी जो कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी उसको कंटिन्यू रखें और चिरंजीवी को इसमें कन्वर्ट नहीं करते, उसको पृथक ही रखें सर। साथ ही जो अधिसूचना नियमों में थोड़ी सी अड़चन आ रही है सर, हमारे काफी पत्रकार साथी अपने फोटो जर्नलिस्ट है, वीडियो जर्नलिस्ट है, कुछ लोग हैं जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, काफी है, तो उनमें क्या है कि एक शैक्षिक योग्यता का राइडर लगा हुआ है। अब 10 साल से जर्नलिज्म कर रहा है, 12वीं पास तक सीनियर सेकेंडरी पहले थी, लेकिन उनका ग्रेजुएशन करने से वो एकेडमिशन रुक रहा है। अगर उनका शिथिलता दी जाए, पहले भी दी गई है शिथिलता, काफी अधिसूचना हुए भी हैं, तो उनमें शिथिलता मिल जाएगी, तो हमें उन सभी साथियों को अधिसूचना का लाभ मिलेगा और उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो अधिसूचना नियमों में सरलीकरण किया जाए, उनका राहत प्रदान की जाए। इसके साथ में जो नए पत्रकार हैं, अगर नए पत्रकार हैं और जो पुराने पत्रकार हैं जिनके पास शैक्षिक दिक्कत है, उनके लिए हम प्रेस क्लब भी आपके साथ है और आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स या कोई कुछ करा सकते हैं 3 महीने का, या कुछ ट्रेनिंग करा सकते हैं, वो आप राज्य सरकार अपने स्तर पर उसका खर्चा भी वहन करे, ताकि सभी पत्रकारों को एक अच्छा फायदा मिलेगा और उसका लाभ भी मिलेगा। लघु और मध्यम समाचार पत्रों में एक 2013 की पॉलिसी थी, तो उसमें काफी दिक्कतें आ गई थी, तो हर महीने 4 डिस्प्ले विज्ञापन मिले। हालांकि आपने तो बड़ा दिल दिखाते हुए पहली बार कोविड में जिन पत्रकार समाचार पत्रों के विज्ञापन उनके पेमेंट नहीं हो रहे थे, आपने खुद ने डीपीआर की तरफ से फोन कर करके मंगवाया और पेमेंट किया और उनको संबल प्रदान किया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उनको भी 4 डिस्प्ले विज्ञापन का या वो राहत दी जाए। कोविड जो प्रभावित जो पत्रकार थे उनको राहत पैकेज की हमने आग्रह कर ही दिया कि उनको कोई राहत पैकेज दिया जाए, ताकि हमें इसका फायदा मिल सके सर। मैं फिर आपका आभार जताता हूं। हमारी जो कुछ छोटी समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। पत्रकार आवास योजना तो सर बहुत बड़ी योजना है, हम तो प्लॉट आवंटन हो गए, प्लॉट नंबर ले लिए सबने, और वो योजना आपकी थी और आपसे अभी उम्मीद है हमें कि वो हमें योजना मिलेगी। हमारे प्रेस क्लब में आप पधारे हैं, मैं तहे दिल से हमारे सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका, हमारे वरिष्ठ साथी हैं वो सारे खुश हैं, उनको पेंशन की स्कीम मिली, उनको भी कहीं अड़चन आ रही है तो उनको भी राहत दें, और बाकी सभी युवा पत्रकार बड़े जोश और
बड़ी उत्साह से, उमंग से आपसे उम्मीद है कि उन सभी को जो आवास का सपना वो पूरा होगा और जो बाकी समस्याएं वो समाधान होगी। हमें एक समय बंद, टाइम बंद, और सबसे बड़ी बात सर, आपने अभी जो कमेटियों का गठन किया है सर, काफी लंबे समय बाद में कमेटियों का गठन किया, तो हमें उम्मीद, आपने पहले ही प्रयास शुरू कर दिए कि भाई पत्रकारों की सुविधा प्रमुखता से होनी चाहिए, तो उसके लिए आभार आपका तहे दिल से। हम चाहते हैं कि भाई कमेटियों की प्रॉपर मीटिंग हो, तत्काल इसका फायदा मिले और ये लाभ सभी युवा पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, इनको लाभ मिले। तो मैं बहुत तहे दिल से आपका आभार, अभिनंदन करता हूं। इस पिंक सिटी प्रेस क्लब में, प्रेस से मिले कार्यक्रम में 10 साल बाद आप आए हैं और आप आगे कंटिन्यू, ये अनवरत आपका आना रहेगा और हम आपके संपर्क में साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश मीणा जी। और अब बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आप सभी के बीच में। मैं निवेदन कर रही हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी सर से कि वे अपना उद्बोधन। अब सीएम साहब तीसरी वर्षगांठ पर संबोधन करेंगे, उसके बाद में अपने पत्रकार साथियों के सवाल जवाब होंगे। कुछ जो सवाल करेंगे वो हाथ खड़ा करेंगे या पर्ची देंगे, ताकि फिर उनका नाम मैं बोलूंगा, वो आसानी से सवाल जवाब होंगे। और बड़ी धैर्यता का आप सब परिचय दे रहे हैं और आप यहाँ मौजूद हैं। आप सब सीएम साहब को सुनने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद सर। आप बार बार बोल रही है कि तालियों की गड़गड़ा के साथ वोट मिले नहीं, अभी इनको ताली कैसे बजेगी? तीन साल की उपलब्धियों के बारे में तो कुछ बातें हो जाएगी। मैं कुछ जनरल बातें करना चाहता हूँ, जैसे आपने की है, आपके अध्यक्ष जी ने, मुकेश मीणा जी ने, राजेंद्र सोलंकी जी बैठे हैं, तमाम आपके कार्यकारिणी सदस्यगण, पदाधिकारीगण, आपने जनरल बातें करी है कि आपकी समस्या क्या क्या नहीं है। मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ। एक तो मैं इतना कहना चाहूँगा, पहली बात तो जो आज हॉल भरा हुआ है, ये प्रेस क्लब बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ। ऐसा हॉल मैंने कभी देखा नहीं था, नंबर एक। नंबर दो जो है, आप में बहुत उत्साह नजर आ रहा है। और नंबर तीन जो उत्साह नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी अपेक्षा मुझसे काफी होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जितनी आपकी मुझसे अपेक्षा है, उससे ज़्यादा मैं आपको करना चाहता हूँ। अभी नीचे मीटिंग हो रही थी अध्यक्ष जी के साथ में, तो मेरी बहुत शिकायतें थी। अब ये मुझसे कह रहे हैं 10 साल बाद आप आए, तो कसूर किसका है? मुझे बुलाया कब था? बुलाते मैं नहीं आता, अलग बात है। एक आधी बार आपने कहा होगा, ऐसा नहीं। मैं खुद चाहता हूँ, आज नहीं, बचपन से जब से मैंने राजनीति शुरू की है, मेरा रिश्ता प्रेस के साथ में बहुत ही पवित्र रहा है, पावन रहा है। मैंने कभी जो है ना उनको खिलाया पिलाया, ना दारू पिलाई उनको, बल्कि चाय भी उन्होंने पिलाई हुई मुझे। आप सोचिए, बाद में कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि चाय भी मुझे पत्रकार मित्र जो बैठते थे हम लोग बचपन में, तब से लगा करके हमेशा जब कोई मौका लगा तो चाय पीने जाते थे ना, तो पेमेंट वो करते थे, मुझे देते, दिक्कत नहीं होती थी। कहना मतलब रिश्ता है, ये पेमेंट तो मैं भी कर सकता, कोई कर ले, पर इतना पवित्र रिश्ता रहा मेरा। तो आप सोच सकते हो, 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक मैं उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ खुद आगे बढ़ कर के कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी भूमिका मैं कम नहीं मानता। अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है, कोई सब तो MLA भी बनते नहीं है, मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनते, पर जो काम तो करते हैं, तो उसी ढंग से आप लोग जिंदगी में एक आपने चुनाव किया इस क्षेत्र में आने का, और कितनी कठिनाई आती होगी सभी तरह की, फाइनेंशियली भी और भी कठिनाई आती होगी, उसको आप फेस कर रहे हो।
कोई वीकली, कोई फोर्टनाइटली निकालता है, कोई डेली निकालने की कोशिश करता है, फिर फेल हो जाता है, वापस शुरू करता है। कितने प्रयोग करते हैं आप में से कई लोग, मैं देखता रहता हूँ। तो कहने का मतलब आपकी जो जमात है उसको मैं बहुत महत्व देता हूँ। जितना शायद आप नहीं सोचते होंगे उससे ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ, और बिना आपके कहे हुए देता हूँ, और दिल से देता हूँ, क्योंकि वास्तव में आप उसको डिजर्व करते हैं। ये स्थिति में चल रहा हूँ। अब क्या होता है, कोई कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि मैं जब आया था 20 साल पहले, तब मैंने जो शुरुआत करी थी, जब अभी इसका जिक्र करे थे मेडिकल का भी और अन्य योजनाओं का, तो मैं वो व्यक्ति हूँ जो शायद आप में से कोई साथी बैठे हैं पुराने लोग, उनको मालूम होगा, पत्रकार कल्याण कोष मैंने खुद ने बनाया, किसी ने मांग नहीं करी थी। ये तो मांग करो, ज्ञापन दो, पीछे पड़ो, और फिर सरकार फैसला करे। और एक मुख्यमंत्री खुद कह रहा कि नहीं, पत्रकार कल्याण कोष बनना चाहिए, साहित्यकार कल्याण कोष बनना चाहिए। बाद में मैंने साहित्यकारों को किया, फिर मैंने कलाकारों को किया, पर शुरुआत मैंने पत्रकार कल्याण कोष से करी थी। उससे अंदाज लगा लीजिए कि मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। अच्छा, मेरे कोई न्यूज छपे या नहीं छपे, मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी अपनी मजबूरी है, आपके मालिकों की मजबूरी है। मालिकों को कोई कमिटमेंट है नहीं आपकी तरह। मालिक तो मालिक है, वो तो इंडस्ट्री की तरह, इंडस्ट्रीज की तरह है, वो व्यापारी है। वो तो चाहे वो कुछ नाराज मुझसे हो सकते हैं, पर मैं जानता हूँ वो जब चाहे आपको हटा सकता है, निकाल सकता है। जब चाहे, जब हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर देता है। आप इस्तीफा नहीं दो तो आपको बेंगलोर भेज देगा, आप क्या करोगे? नौकरी छोड़ दो भाई, और किसी ग्रुप को देखो। अपन ये हालातों में आप लोग चल रहे हो। आपकी पीड़ा आप भी समझ सकते हो। लिखने की स्वतंत्रता आपकी, चौथा स्तंभ आप, और उसके बाद में आपकी मजबूरी। तो सरकार जितना करे वो कम है आपके लिए, मेरा मतलब ये कहने का मतलब ये था, क्योंकि आपकी जिंदगी अलग तरह की है। उसके बाद में आप संघर्ष करते करते अपना आपको, परिवार को पाल रहे हो, खुद आप अपने आप को एक्टिव रखते हो, और वो कंट्रीब्यूशन सरकार के लिए, पब्लिक के लिए है। आपकी भूमिका भी, अगर आप सत्य और तर्क से लिखो, आलोचना भी करो, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, इन्हीं गिनों को, जो भले उसमें राइट लेफ्ट करते होंगे, हो सकता है उसमें उनकी मजबूरी हो, इसलिए मैं माइंड नहीं करता हूँ। समझ गए आप? मैं माइंड नहीं करता हूँ। तो ये तमाम बातें मैं मेरी जिंदगी में देख चुका हूँ, और मेरी अंतिम सांस तक मैं मीडिया का ध्यान रखूंगा, ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है। आपने नहीं कहा मुझे बातें, आपने नहीं कहा, आपने मुझे कोई एक्स्ट्रा फेवर भी नहीं किया है। किया होगा तो अपने दिल से किया होगा, लिखने में किया होगा, अपने हिसाब से किया होगा, जजमेंट से किया होगा। तो मैंने कहीं बुला के मेरे कमरे में बात नहीं करी कि भाई आप जरा इसको देखो, आप क्या कर सकते हो, झूठी खबरें फैलाओ, या झूठी खबरें दो, या मेरे पक्ष में लिखो, या ये लिखो। ठीक है, कभी कोई पॉइंट बता दिया हूँ, ये भी हो सकता है। कहना मतलब मैं अलग तरह का आदमी हूँ, अलग तरह की मैंने जिंदगी में राजनीति करी है, और मुझे संतोष से पूरा मेरी जिंदगी का, मेरे कहना चाहिए कि सोच का, मेरी अप्रोच का, मेरी सेवा का संकल्प है। मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं फैसले करता हूँ पब्लिक के लिए। पब्लिक के साथ मेरा कमिटमेंट पूरा है, इंसान के लिए। मैं अगर मंदिर मस्जिद जाता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे ब्रह्मांड की। मैं कभी नहीं मांगता मुझे ये दो, मुझे वो दो, ये कर लो, वो कर लो। मैं मांगता हूँ पूरे ब्रह्मांड में जो मानव मात्र, जीव जंतु जो भी है, सबका कल्याण हो। मेरी वो 1 मिनट की, आधा मिनट की प्रार्थना होती होगी। आज तक मैंने यही किया है जहाँ कहीं गया हूँ, हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर, और मेरा विश्वास उसी के अंदर है। मेरा विश्वास उसी के अंदर है। मैं नहीं मानता कि सीमाओं के साथ में भगवान बदल जाते हैं। देश की सीमाओं के साथ भगवान बदल रहे दुनिया के अंदर, कभी होता है ऐसा? कभी भगवान कोई है, शक्ति तो एक है,
कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी जन कोई हो, सबका एक ही भगवान है और उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ तुम सबका कल्याण कर, कोई शक्ति है तो मेरी अलग तरह की अप्रोच है। उस अप्रोच चलते रहता मैं 30 बार मुख्यमंत्री बन गया हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव जी, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना और 3 बार बना हूं मैं AICC का महामंत्री और 3 बार आपकी दुआओं से बना हूं मुख्यमंत्री। मैंने एक मीटिंग में कहा अभी कि राजस्थान में हमारी कांग्रेस में एकमात्र मेरी जाति का MLA है और वो मैं खुद ही हूँ। और फिर भी आप लोग छत्तीसगढ़ कांग्रेस लोग मुझे प्यार करते हो, प्रदेशवासी विश्वास करते हैं, तो इससे बड़ी पूंजी मेरी जिंदगी में क्या हो सकती है? इससे बड़ी पूंजी क्या हो सकती है? मुझे मैं अकेला हूँ और मुझे आप लोग बर्दाश्त करो राजस्थान के अंदर, और मैं उसी रूप में चाहता हूँ कि मैं सेवा करता रहूँ। आगे क्या होगा देखी जाएगी, पर आज वर्तमान में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लगातार कर रहा हूँ। अब मुझे कई लोग पता नहीं वो चाणक्य पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मैं कोई चाणक्य वाले कुछ नहीं हूँ, मैं सच्चाई पे चलता हूँ और मेरा काम चल जाता है। सत्य ईश्वर है, जो गांधी जी ने कहा था, ट्रूथ इज गॉड और गॉड इज ट्रूथ। मेरा उसमें बहुत बड़ा यकीन है। अगर आप सत्य हो, सत्य का कोई विकल्प नहीं है। झूठ के विकल्प कई होते हैं, सत्य का विकल्प नहीं है, इसलिए सत्य को ईश्वर कहा गया है। तो मैं उस रूप में ही जिंदगी बिता रहा हूँ, बिताता रहूँगा और अपना काम करता रहूँगा। और कोई पॉइंट है क्या? लिखा है, मैंने लिखा है भाई। सीएम साहब आ गए तो आप इंतजार करो, कर ही रहे हैं कुछ। कोई क्वेश्चन से करना आपको? पहले ये हो जाए, फिर उसके बाद में किसी। ये गोवर्धन बड़ा मिस्चीवियस आदमी है, ये खुद ही भड़कता है, आस पास वालों को भड़का देता है। क्या? अच्छा, वेरी गुड। कातिल भी होता तो ये होगी। कातिल साहब ये पोसाने पड़े हुए कौन कौन, हाथ खड़े करो। कोई नहीं है। कुछ लोग हैं हाथ खड़े करने उनको शर्म आ रही है। देखो कातिल साहब कुछ भी है, पोशाक तो उनकी है। देखो उस पोशाक में कई बच्चे निकले हैं, बड़े हुए हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं कहीं न कहीं पर। ये तो कहना पड़ेगा उस व्यक्ति के बारे में कि वो कैसी फितरती आदमी है, परंतु वो है वही है। बताइए बाबू, देसी सो है, कहाँ से वो पत्रकार बुलाता है, मुंबई से बुलाता है, दिल्ली से बुलाता है, जयपुर से बुलाता है, बताइए आप, और आराम से बैठता है और क्वेश्चन से करवाता है। क्या चाहते बताओ आप? बहुत बड़ी चीज है वो भी अपने आप के अंदर। सुबह यूपी गवर्नमेंट में देखता था मैं उसको, सुबह 4 बजे आता फ्लाइट से PM के साथ में, और स्नान करके 6 बजे वापस उपराष्ट्रपति के साथ वापस जा रहा बाहर। तो कुछ तो खासियत थी, 10 साल तक उसने पूरी दुनिया छान मारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कुछ तो खासियत है उसके अंदर, ये तो मानना पड़ेगा। और वो नई बात नहीं है, कातिल कोई नाम रखा गया तो सोच के रखा गया कि
कितने लोगों को कत्ल किया होगा पता नहीं आया। वो नौकरी में था तो भी कत्ल करता था, अब भी कत्ल करता है। ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। देखो अजय जो भी कमियां हैं वो भी वो शेयर कर लेता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, ये उसकी प्लस पॉइंट है। जिंदगी में कमियां जो होती है, पड़ोस से बैठेगा, प्लेन में जाएंगे हम लोग तो पहले सीट बुक करवाने के पास वाली सीट बुक कर लेगा और वो बातें सब बोल देगा जो उसको नहीं बोलनी चाहिए। तो ये उसकी खासियत भी है। और अपना काम जिंदगी निकाल रहा। अब तो वो बैचलर में निकाल रहे, बेहतर है क्या वो वास्तव में? शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं हैं। क्या नहीं, वास्तव में मैं उसकी खूबियों की तारीफ कर रहा हूँ, मैं दिल से कर रहा हूँ। आप लंदन चले जाओ, उसका गुलदस्ता पहुंच जाएगा वहां पर, तो कुछ तो खासियत है उसके अंदर। बम्बई जाओ, गुलदस्ता जगदीश चंद्र, बताइए आप। मतलब उसका सिस्टम देखो। ये सीखने की बातें हैं अपने को, कई बातें सीखो उससे कि आदमी गुलदस्ता बेचता है। कहीं जाओ आप, किसी को बेचना हो, और पटाना में एक मास्टर आदमी, पटाना में मैं उसको देख रहा हूँ 30 साल से। पहले हमारे नेता थे यहाँ पर, मैं केंद्रीय मंत्री था। एक बार इंचार्ज बने थे यहाँ वीसी शुक्ला, हमारे केंद्रीय मंत्री थे, इंचार्ज राजधानी थे। तो हमारे कांग्रेस नंबर 1 जगदीश कार्तिक उनके खास थे। फिर नटवर सिंह जी आ गए, तो नंबर 1 वही थे उनके। रामबाग उनका पक्का, रामबाग में कादिर साहब का रुतबा चलता है। और फिर आगे हमारे अहमद पटेल हो, चाहे वो अजय माकंडी हो, कोई भी हो, वो अपने हिसाब से सबको इम्प्रेस करता। देखो ये बात तो कहनी बड़ी इम्प्रेस करता है। अब देखिए आप, पट्टी हैं, पट्टियों का मास्टर कौन है? जगदीश कार्तिक है। किसी को पकड़ रखा उस आदमी ने, किसी पकड़ रखा है, उसकी उसे मास्टरी करवा दी और कह दिया कि इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पट्टियां वही चलाओ जो मेरे संबंध जो बिगड़ते बनते हैं उसके साथ चलाते रहो। तो ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। इस रूप में क्या वो पहले उसमें थे, ईटीवी में थे, फिर वो चले गए जी में, जी से पहुंच गए फर्स्ट इंडिया। अब आगे का रास्ता तो वो जानते थे, अपना नहीं मालूम। तो वो अपना इंतजाम एडवांस में रखते हैं, अपना इंतजाम एडवांस में रखते हैं वो, है ना। एडवांस में है उनका इंतजाम। अगर फर्स्ट इंडिया से अगर हटना है तो कहाँ जाना उनको मालूम पहले। तो ये बातें तो हुई आपके कातिल साहब के बारे में। अब तो पानी वाली पीलू में कोरोना के बाद में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या करना है। पोस्ट कोविड आप भी ध्यान रखना। कोरोना का ध्यान रखो, कोरोना किसी को नहीं होना चाहिए। मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, प्रोटोकॉल अपनाओ, वैक्सीन लगाना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ इस हॉल में बैठे हुए सब लोगों ने वैक्सीन लगाई होगी। जिसने नहीं लगाई है, नहीं जिसने नहीं लगाई वो हाथ खड़ा करे। सबने लगाई है, वेरी गुड, बहुत जरूरी है वो। वो बहुत जरूरी है। देखो आप भी मीडिया वाले लोगों को मैं अपील करूंगा, पब्लिक को आप घुस जाओ पब्लिक में। जैसे चीन की योजना है, इसमें क्या राजनीति हो सकती है? अगर हर परिवार को 5 लाख का, अभी मुझे कोई मिल गया था 2 लाख का मेरा बिल बना। मैं एक प्रोग्राम गया, वहीं से आया हूँ मैं भी स्कूल में। 2 लाख का बिल बना मेरा, 130 रुपये कोई पता नहीं वो क्या ही कहता है, उसके लगा मेरा। कहने का मतलब इतनी अच्छी योजना है, उसको आप लोग जो है
प्लीज आप उसको जितना कर सको उस पर लिखो भी और फैलाओ। नंबर 2 मेरी प्रायोरिटी है उड़ान, नैपकिन की। नैपकिन जो है आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, गांव की जो महिलाएं हैं, उनकी क्या बीतती होगी, कितनी बीमारियां फैलती होगी, बांझपन आता है उसमें, बच्चे पैदा नहीं हो सकते बाद में, उनके इन्फेक्शन होते हैं, वो समझती भी नहीं है। और मुझे उसके लिए फिल्म देखनी पड़ी है, पैटमैन। अभी मैंने वो फिल्म देखी, मैंने अभी 5-6 दिन पहले। मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, 15-20 साल हो गए इसलिए। तो मैंने कहा उड़ान मैंने शुरू की है, तो मैं खुद उड़ान में कम से कम जानकारी तो प्राप्त करूँ भाई कि ये फिल्म क्या थी। तो मैंने फिल्म देखी, तो मैं उसके लिए आपसे अपील करूँगा कि आप उड़ान योजना को लॉन्च करो बहुत शानदार तरीके से। ये मेरे दिल से मैं कह रहा हूँ, इसको मैं बहुत उड़ान के रूप में ले आना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर हर परिवार में चेंज आ जाए। और इसका जो स्थिति बनती है कुछ सोच नहीं सकता। तो एक मौका है, सरकार ने एक बार जब लॉन्च किया है और प्रॉपर वे में किया, तो इसको उसी रूप में आप लोग इससे करो। दवा फ्री योजना है या जो भी है वो तो आपको मालूम ही है। और मुझे कुछ कहना है क्या? कहने को बहुत सारी बातें। पानी की DJM योजना चल रही है हमारी, करीब 50,000 से ज़्यादा स्वीकृति जारी हो गई है, पर उसमें 45% राजस्थान का है, 45% भारत सरकार का पैसा होता है, 10% गाँव वालों को देना पड़ता है। पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको, भारत सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज आप देश के अंदर राज्यों को मजबूत करो। कोरोना के बाद में और ज्यादा आवश्यकता है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत रहे। वो उल्टा काम कर रहे हैं, फिर वो उल्टा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस रूप में उनकी पॉलिसी है, वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि राज्यों को आगे मदद करे, बजाय कि उससे नीतियाँ उल्टी नीतियाँ हो। अभी जैसे जितने ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से पहले स्कीमों के जो कहलाती CSS, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके अंदर जो है 80-20, 60-40, 90-10 ऐसी योजनाएं थी। अब सबको उन्होंने कर दिया है 50% कर दिया। तो उससे आप समझ सकते हो कि भार जो पड़ गया राज्यों पर पड़ गया। एक्साइज जो थी पेट्रोल डीजल की, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, 3 तरह की एक्साइज लगती है वहां पर। एक है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एक है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एक है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। तो बेसिक, एडिशनल और एक्साइज स्पेशल। बेसिक एक्साइज ड्यूटी में जो पैसा इकट्ठा होता था वो पूरे राज्यों को बढ़ता था, आपस के सब राज्यों को बढ़ता था, चाहे कोई पार्टी सरकार हो। उन्होंने क्या किया है, बेसिक को तो कम कर दिया है, 5 पैसे में ले आए मान लो, और जो स्पेशल है या एडिशनल है उसको उन्होंने 100 पैसे में ले आ गए, मतलब बढ़ा दिया उसको। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उससे वो पैसा राज्यों को नहीं मिलता है, तो और घाटा हो गया। तो CSS का शेयर और साथ में कर दिया। अब GST उनके हाथ में है, कई बार वो टाइम पे देते, कई बार नहीं देते हैं। अभी 6,000 करोड़ रुपये नहीं दे राजस्थान को। राजस्थान को अभी इसमें कोरोना के काल में भी 20,000 करोड़ रुपये कम हो गए हमारे रेवेन्यू। 6,000 करोड़ उसके अंदर GST के भी। तो ये जो भारत सरकार की नीति है, मैं समझता हूँ उसमें बदलाव लाने जा सकता है। फाइनेंस कमीशन जो था उसने 32% जो राज्यों को हिस्सा देना था केंद्र को, उसको 42 कर दिया उन्होंने। कर दिया तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने उसका तरीका दूसरा निकाल दिया, जिससे कि हमें कोई फायदा नहीं मिला उसका।
ये जो मैंने अभी आपको बताया CSS वाला, एक्सेज वाला, उन्होंने वापस बदल दिया, रेशियो बदल दिया, तो वापस वो आ गया। इस प्रकार के हालातों हम लोग चल रहे हैं। फिर भी राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, ये मैं कह सकता हूँ। आप भी देख रहे हैं, बजट पिछली बार आया वो शानदार बजट आया था। कोई किसी को उम्मीद नहीं थी कोरोना काल में ऐसा बजट आ सकता है। हमने प्रयास किया कि हमारा राजस्थान आगे बढ़े, पिछड़ा क्यों रहे, कैसी भी स्थिति है तो उसको हमें मैनेजमेंट के द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए। तो अच्छा बजट पेश किया, अच्छी स्कीम लेके आए, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो स्कीम हमने अनाउंस की थी उसमें लोगों ने देखा भाई अनाउंसमेंट हो गया, पता नहीं इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी। जिससे मैं मिलता हूँ MLA से, पहली बार एक MLA कह रहा था आपने खाली घोषणा नहीं करी, जो घोषणा करी मेरे क्षेत्र में लागू हो गई, टेंडर हो गए या प्रोसेस काम भी शुरू हो गया। तो अधिकांश काम हो रहे हैं। ये स्थिति भी है राजस्थान के अंदर 3 साल के अंदर। 1 साल काम करने का मुझे मौका मिला, 2 साल चला गया कोरोना के अंदर। 460 VC मैंने करी है गवर्नेंस के लिए, 100 से अधिक तो हुई होगी खाली कोरोना को लेके हुई होगी। पर मैंने अनुभव किया कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आप सब कुछ काफी कुछ कर सकते हो। आप आराम से पूरी रात में एक साथ बात कर लो। बल्कि मैं यहाँ से कहूँगा कि तो जो की बात है पब्लिक में तो जाना ही चाहिए, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, MLA को रूबरू होना चाहिए, होंगे भी कोरोना के बाद में। परंतु संयोग से मैं समझता हूँ कि 500 करोड़ बच गए होंगे। टेंट जो पैसे लगते हैं, हालांकि टेंट वाले दुखी हो बेचारे, उनकी इनकम कम हो गई, परंतु ताम जाम जा रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, आ रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो पैसा बच गया हमारा। पर गवर्नेंस में कोई कमी नहीं आने दी हमने। गवर्नेंस में बेस्ट गवर्नेंस हमने राजस्थान को देने का प्रयास किया है, बेस्ट मैनेजमेंट किया हम लोगों ने, जिसकी ख्याति पूरे राजस्थान में, देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों में राजस्थान का नाम हुआ है। चाहे बिरोड़ा मॉडल से हुआ हो, चाहे रामगढ़ मॉडल से हुआ हो, और चाहे मैनेजमेंट से हुआ हो। अभी हमने दबाव दिया सरकार पर, जब उन्होंने राज्यों में छोड़ दिया कि आप वैक्सीन लगाओ खुद खरीद करके। हमने 3000 का बजट अलग किया उसके लिए, परंतु साथ में लड़ी हम लोगों ने। आखिर में प्रधानमंत्री को कहना पड़ा हम खुद लगाएंगे। राज्य लगा भी नहीं सकते थे क्योंकि कई मुल्कों ने कह दिया कि हम आपको नहीं देंगे राज्यों को, हम तो केंद्र सरकार को दे सकते हैं वैक्सीन। तो वो आखिर के अंदर उनको मानना पड़ा। अभी हमने पहला लेटर मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर को 1.5-2 महीने पहले कि आप जो है आप बूस्टर डोज लगाओ। WHO कह रहा बूस्टर 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 3 बार लिख रहा हूँ कि भाई आप बूस्टर भी लाओ, उसका इफेक्ट कम होता जाता है वैक्सीन का। बच्चों के वैक्सीन लगाने के लिए कोई 100 मुल्क ने लगाना शुरू कर दिया है, बल्कि 5 साल के बच्चों ने शुरू कर दिया है। उसका हमने दबाव बनाया। प्राइम मिनिस्टर ने अभी घोषणा करी, संदेश देके उन्होंने की है 15 साल से करी है। मीडियम आ रहे थे 12 का आ रहा था उस वक्त में भी, 7 साल चल रहे थे, कोई कन्फ्यूजन था। अब 15 के शुरू हुआ, मैं भी वही करके आया हूँ लॉन्च। कहने का मतलब ये कि आज भी मैं प्रधानमंत्री से मांग करना चाहूँगा कि आप तैयारी रखो। अभी 60+ किया है, मोबिलिटी है, बीमार है, तो उसके लिए करो आप, डॉक्टर जो भी प्रोसेस है, जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी होनी चाहिए, सबको बूस्टर डोज लगे। तो जब सबको बचाना हम लोगों को, तो उसके अंदर इफेक्ट कम होता है, सबको मालूम है। और वैक्सीन एकमात्र इलाज है दुनिया के अंदर जिंदगी बचाने का, ये सिद्ध हो चुका है। वैक्सीन से मृत्यु नहीं होती है। मेरी 2 वैक्सीन लगी हुई थी, मुझे कोरोना हो गया तो मैं बच गया। और अगर वैक्सीन नहीं है तो आपकी संभावना बढ़ जाती है कैजुअलिटी की। अगर सबको मालूम है, आप भी तो बीमार पड़ गए थे, कोरोना हुआ था आपको भी। बड़े भाई को सॉरी, आप बीमार तो थे अभी शायद, बीमार नहीं थे आप। प्लीज भगवान करे कभी बीमार पड़ो मत आप।
तो भाई की बात हो रही, मैंने बात की थी आपसे, इसलिए मुझे याद है। फोन में रात को 12 बजे उठाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये तमाम बातें जो है हमने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। अब भी पूरी तैयारी हमारी है। थर्ड वेव कैसी भी आएगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रदेश वासियों को, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था हमने कर रखी है। ये करेंगे उसी ढंग से हमने, क्योंकि ऑक्सीजन की मारामारी कैसी हुई, हाहाकार मर गया देश के अंदर, दवाइयों के लिए हाहाकार मर गया। हमने चार्टर प्लेन किया उस वक्त में दवाई लाने के लिए, एक बार बम्बई से। एक दिन में देरी क्यों हो, एक दिन देरी में कोई आदमी मरे क्यों? तो जहां तक हमने संवेदनशीलता दिखाई, चार्टर प्लेन करना पड़ा हो तब भी हमने किया, पर दवाएं टाइम पे लाने की कोशिश करी। ऑक्सीजन के लिए जितना प्रयास कर सकता था मैं व्यक्तिगत रूप से भी, जो मिलने वालों से भी, किसी को नहीं छोड़ा। अंबानी, अडानी हो, चाहे वो रोहिया हो, चाहे वो मित्तल हो, एलन मित्तल, इन जिनके पास में ऑक्सीजन के खुद के प्लांट हैं, बड़ी बड़ी रिफाइनरी हैं, उन सबसे भारत सरकार ने तो किया, अलॉटमेंट की कहीं किया, नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया मैं वहां से लाने के लिए, जो संभव नहीं था। पर किसी ढंग से दबाव बनाया केंद्र सरकार पर, 3 मंत्रियों मैंने भेजा और हमने किसी ढंग से काम निकाला। बदनामी हमारी नहीं हुई, जो कर्नाटका में और नोएडा में 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 30 मिनट की बची है, 15 मिनट की बची है, और आदमी मर गए बेचारे। तो उस वक्त बहुत लोग मरे हैं, करीब 4.5 लाख लोग मरेंगे देश के अंदर, तो कोई कम बात नहीं है। कहने का मतलब कि राजस्थान ने बहुत अच्छे ढंग से कोरोना मैनेजमेंट भी किया, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा रहे हम लोग। शिक्षा में अब राजस्थान में IIT, IIM, IIIT, MNIT तो पहले ही है, मतलब सारी संस्थाएं जो प्रतिष्ठित है, एम्स सब आ चुके रहते हैं। और हमने भी 123 कॉलेज खोले मैंने, ये भी बड़ी उपलब्धि है। और ये मैंने कह दिया कि जहाँ 500 लड़कियाँ होंगी उसको स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला ये है। अभी मैं जहाँ जाके आया हूँ 1300 बच्चियाँ थी, 1300 बच्चियाँ थी अभी सिटी के अंदर। मैंने वो घोषणा करके आया हूँ, आपकी स्कूल कॉलेज बन गई आज के बाद में। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो किस्सा है उसमें लोग कहते हैं कि जापान, कोरिया और ये जमीन से बर्बाद हो गए थे। उन्होंने क्या किया, शिक्षा में जोड़ दिया, स्वास्थ्य के साथ में। अगर शिक्षा है, आपका मानव संसाधन है, तो वहाँ पर उठ खड़े होंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टेक्नोक्रेट बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। और शिक्षा ही नहीं है आपके, तो आप आपको तकलीफ आएगी पैरों पे खड़े होने में। आज सब राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र के रूप में है। तो मैं समझ तकलीफ हो रही है, कोई तकलीफ है आपको? बताओ। भैया मोबाइल साइलेंट कर लो अपना। तो ये जो स्थिति है, ये जो मैं समझता हूँ कि इसको भी अपन ने वो ढंग टैकल किया है। तो पानी की स्कीम धीरे काम चल रहा है। बिजली में हम लोग आत्मनिर्भर अभी हैं, पर बिजली की मांग बढ़ती जाती है, तो आगे फ्यूचर प्लांट बनाने पड़ते हैं आपको। सोलर में बहुत ही बड़े रूप में आ रहा है। विंड में 4,500 मेगावाट बिजली, मुझे याद है 20 साल पहले हमने 2 मेगावाट से मैंने शुरू की थी जैसलमेर के अंदर, 2 मेगावाट और 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन रहता है मेरा विंड से। सोलर से भी होने लग गया, 3,000 की क्रॉस कर गए होंगे। और उसका तो अनंत है, मतलब अंत ही नहीं है, इतना रेगिस्तान पड़े हुए हैं। और अब जो 24-25 को अगर इवेंट होती है हमारी इन्वेस्टमेंट इवेंट, क्योंकि कोरोना काल से जो गाइडलाइन निकल रही है, देख रहे हैं कितने पैसे बढ़ रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। पर अगर मान लीजिए आ जाता है तो हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें सोलर को भी हम तवज्जो दे रहे हैं। संभावना काफ़ी अच्छी, 5 लाख करोड़ के तो इन्वेस्ट में MOU हो गए हैं। MOU होने के बाद में गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात देखता हूँ मैं, 12% लोग मुश्किल से आते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आंकड़े तो मोदी जी के वक्त से ही 5 करोड़ 6 लाख करोड़ होते थे, आते हैं 10-12 करोड़, 10-12% आते हैं।
हमारे हम ये प्रयास करें कि एमओयू पहले करा रहे उस वक्त में हम तय कर लें कि एमओयू के वक्त में जब आप 24-25 को प्रोग्राम करेंगे हम लोग उस वक्त कितने आपको जिनके पास जमीनें हैं वो काम उस दिन शुरू कर सकते हैं क्या शिलान्यास का एक नया अप्रोच करने की कोशिश करें, क्योंकि रोजगार जो है वो नौकरी सरकारी नहीं मिल सकते सबको। 1 लाख नौकरी दी अभी हमने, 1 लाख के प्रोसेस चल रहा है, एक सीमा होगी उसकी। तो प्राइवेट सेक्टर को जितना हम लोग डेवलप करेंगे उतना ही ज़्यादा आने की संभावना है। तो ये तमाम बातें पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य का मैंने बता दिया आपको। सड़कें अच्छी बन रही राजस्थान में, कुछ तो नेशनल हाईवे बन गए हैं, भारतमाला बन गया है और स्टेट हाईवे मजबूत हो गई है, कुछ मेगा हाईवे बन गए। तो ओवरऑल राजस्थान में ऐसे देखो कुछ सड़कें तो खराब कहीं कहीं हो ही जाती है और शिकायत रहती है। बाय एंड लार्ज जो है, पहले हम बदनाम थे, गुजरात से आते ही आप अगर नींद में हो, नींद खुल जाए समझ लो राजस्थान आ गया, वो कंसेप्ट बदल गया, वो अब नहीं है। अभी एक गुजरात के मेंबर पार्लियामेंट एक्स थे, वो आए थे, वो तो खुश थे सब, राजस्थान में इतनी शानदार सड़कें हैं। तो कहने का मतलब वो कंसेप्ट गुजरात वाली बात नहीं रही, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी मेरा मेन थीम है, जिसमें करीब 80 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम जितनी लागू कर सकते हैं, स्कॉलरशिप बच्चों को है, हॉस्टल्स में है, चाहे बल्कि पैकेज मैंने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पता नहीं किस रूप में कमेंट कर दिया, केरला, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर आंकड़े सही नहीं है, पता नहीं क्या क्या कह दिया, और भास्कर अखबार ने लिख भी दिया उसको। भास्कर तो पीछे पड़ा हुआ हम लोगों के। वो क्या है कि जो क्या छापे डाल दिए अमित शाह जी ने उसके यहाँ, उसके बाद वो छकड़ी भूल गया, वो खुद ही छकड़ी भूल गया है। वो जो भास्कर को कि आज छापे डाल दिए, तू चिंता क्यों करते हो, लोगों की सिंपैथी तुम्हारे साथ हो गई कि आप छापे डाल दिए। इन्होंने छापे डालने की तो उनकी फितरत है, इनकी गवर्नमेंट की, मोदी जी की और अमित शाह जी की। हमारे यहाँ छापे डाल दिए ना, हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए छापे कितने बड़े बता दीजिए। मेरे भाई जी ही पहुंच गया वहां जोधपुर में ईडी वाले। तो जब सबको मालूम है छापे वाली सरकार है, ये सरकारी छापे वाली सरकार है, और जब कभी जाएगी ना, आम आदमी ये कहेगा वो छापे वाली सरकार गई है। वो यही के धंधे यही है। अभी वो अजीत पवार के यहाँ छापे डाले, उनकी सिस्टर के डाल दिए, मैं तो जानता नहीं हूँ, तो जो मैंने सुना, सिस्टर 2 बेडरूम के फ्लैट में रहती है। आप बताओ, पहुंच गए वहां पर, और जब ये घुसते हैं, एक कमरा खाली करो हमारे लिए, कमाल है। और जाते नहीं बार वापस, मैंने भी आपने देख लिया कुछ मिले नहीं आपको, अरे साहब कुछ नहीं, जब तो ऊपर से आगे नहीं आएगा तब तो हम खाली नहीं करेंगे। 7 दिन रहना तो मामूली बात है। कमाल है, क्या हो रहा देश के अंदर, कहाँ जा रहा लोकतंत्र। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है देश के अंदर। आप लोग तो पत्रकार हो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद भी लिखते हैं, आर्टिकल पढ़ते होंगे देश भर के, क्या क्या लिखा जा रहा कोई कल्पना नहीं कर सकते। साहित्यकार, लेखक, पत्रकार इतना चिंतित है देश का, इतना चिंतित है वो। और कई लोगों ने लिखना छोड़ दिया कि लिखने का क्या फायदा, कोई सुन ही नहीं रहा है। आप आलोचना करते हो भाई कि कभी तो अकल आई है हवाले में, अगर अकल आ ही नहीं तो आप क्या करो, फिर थक जाओगे खुद ही आप। कई पत्रकार थकने लग गए बेचारे। मैं ये बात सही कह रहा हूँ आपको, हमें वो कहते हैं, मेरे तो संपर्क में लोगों के, मुझे शौक है कि जो आदमी अच्छा लिखता है उसे मैं बात करूं। वो कहते हैं कब तक लिखते जाएंगे हम लोग, कुछ सुनाई हो रही है क्या, असर पड़ रहा है क्या, असर पड़ रहा है क्या सरकार पर। असहमति हो आपके, आप देशद्रोही हो। कितने पत्रकार, साहित्यकार जेल में बंद हैं, जो जेल में बंद होने वाले थे, मंत्री का इस्तीफा होने वाला है, वो कौन सा गाँव है, खीरी, लखीमपुर खीरी। बताइए आप, कोई कुछ भी कह दो इनको भले ही, ये अपने हठधर्मिता में रहेंगे लोग। ये स्थिति है। तो ये स्थिति में देश चल रहा है। कोई टेलीफोन में बात नहीं कर सकता, भाई फेस टाइम में बात करो। हर व्यक्ति को लगता है मेरी बात को कोई न कोई टैप कर रहा होगा।
ये स्थिति है। इस प्रकार से आपकी स्थिति देश के अंदर है। किसानों का आंदोलन 1 साल से ज्यादा खिंच गया। अरे डेमोक्रेसी भाई, आप या तो आप उनको कन्विंस कर दो या आप कन्विंस हो जाओ। 1 साल 13 महीना आंदोलन चल रहा है, वही किसानों का अन्नदाता का, तो वो क्या क्या होगा देश के अंदर, क्या सोचते होंगे। ये जो स्थिति बनती जा रही है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड, अरे सुप्रीम कोर्ट में चाहिए कि वो प्रायोरिटी तय करे अपनी, कि कौन से पेगासस का जासूसी कांड है। क्या देश के इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट को पेगासस हुआ मामला, इलेक्टोरल बॉन्ड हुए, ऐसे मामले नहीं लेने चाहिए। 98% पैसा जा रहा बीजेपी के पास में बॉन्ड का, 2% पैसा आता है दूसरी पार्टी के पास में, 5% आता होगा। बताइए आपके जो रिश्ते बनाए हुए आप लोगों ने डर के मारे, वो आपको आपको लंच का टाइम हो रहा होगा, तकलीफ तो नहीं है आपको? कि प्लॉट की बात मैं लास्ट में करूंगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ? पेगासस। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए क्या कि पेगासस को प्रायोरिटी मिले? 370 को वो कोई फैसला करता, पर एक बड़ा इश्यू था 370 वाला कश्मीर का, फैसला कर देता है जो भी करना था उनको। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, क्यों फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? पार्टी बर्बाद हो रही है। अगर विपक्ष बर्बाद होगा देश के अंदर तो क्या होगा देश का? आज तो बीजेपी वाले कहने लगे हैं कि कांग्रेस मजबूत रहनी चाहिए। ये स्थिति है देश के अंदर। बीजेपी का मतलब जो भी समझदार व्यक्ति है, चाहे बीजेपी माइंडेड है, प्रो बीजेपी है, कुछ बीजेपी खुद के लोग भी होंगे, विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। आप उनको खत्म करने के लिए तो हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और मैं कहता हूँ ये कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाले देश के अंदर। इतनी मजबूत पार्टी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग समझ नहीं रहे उस व्यक्ति को। उसको जैसे इंदिरा गांधी को बदनाम किया इन लोगों ने, आप में कई लोगों को मालूम होगा, उस जमाने के अंदर इनकी थ्योरी है, नंबर 1 को आप अटैक करो, पार्टी पूरी कॉलेप्स हो जाएगी। ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी। राजीव गांधी को नहीं छोड़ा बोफोर्स के अंदर, बोफोर्स तोप ने वहां कारगिल के अंदर काम किया, तो सैनिकों ने राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे के साथ में तोप चलाई थी, बोफोर्स तोप चलाई थी। इतनी शानदार वो तोप थी। तो राजीव गांधी को जो मीडिया में जिस प्रकार अभियान चला दिया, सोनिया गांधी विदेशी करते गए। अब सोनिया गांधी को पूरा देश कह रहा भाई बहुत ही सम्मानित लेडी है, उनका तो कोई मुकाबले नहीं है, ये लोग कहने लग गए। राहुल गांधी के बारे में सोशल मीडिया में क्या कहने लिखा, मैं 10 महीने उनके साथ रहा हूं, इतना इंटेलिजेंट वो नेता है, समझदार है, सब बातों समझता है। किसी ने क्वेश्चन किया कि बीजेपी को खत्म होनी चाहिए, आरएसएस कहनी खत्म नहीं होनी चाहिए, वो एक विचारधारा रहेगी। हम अपनी बात करें, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। इस सोच का आदमी हो, पर वो चला दिया उसके बारे में। मैं कहना चाहूंगा आपको, ये जो कुछ भी देश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड और चंदा मांगने मालूम है आपको कैसे जाएंगे? पीयूष गोयल जी, जब पीयूष गोयल जाएगा किसी यूनिवर्सिटी के यहाँ, तो पहले ये कहेंगे आपका नाम सेलेक्ट हो गया है। लक्की नाम ऊपर सेलेक्ट हो गया, आप इसलिए आए आपके यहाँ। हर एक नाम जाते नहीं है। चाय वाय आएगी, करिए बातचीत होगी, तो बताओ क्या करना रहा आप 25 दे दीजिए। तो 25 पता नहीं वो 1000 है, 1 लाख है, करोड़, वो तो आप अंदाज लगा लीजिए। तो कहे भाई अभी तो कोरोना साहब है, धंधे चल नहीं रहे हैं, तो साहब 8-10 तक दे दूंगा मैं। अरे छोड़ो भी छोड़ो साहब, कोई बात नहीं, कोई बात देख लेंगे साहब। मतलब धमकी।
कि मतलब नहीं भी जरूरत नहीं आपकी, उनको मजबूरी में 25 देना ही पड़ता है। आप बता दीजिए, ये स्थिति है जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अब पता नहीं वो जल्दी इसका दिल्ली पूरे राजस्थान पहुंचे, हिंदुस्तान पहुंचे, मीडिया सामने लाइव करना होगा। तो ये स्थिति है, इस स्थिति में अपन चल रहे हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा मामला है। मैं आपको रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस को भेज दूंगा, प्रेस नोट वगैरह। आप सबके मेरे ख्याल डीपीआर में वो होगा रजिस्ट्रेशन। तो एक साथ में जो मेरी इच्छा है या जो मेरी 3 साल की उपलब्धि है मैं भिजवा दूंगा आपको, उससे आपको आसानी हो जाएगी। अभी मैं गपशप करने के मूड के अंदर हूँ। 10 साल के बाद बुलाया इसने और मैं मुझे दे रहा है, आप नहीं है। अरे भाई बुलाया कब था तुम लोगों ने? अब भी तैयार हूं मैं, कोई मिलने वाला तो हो। अरे मेरी इच्छा थी, मैंने आपको नहीं कहा कि जब प्रेस क्लब बना मैं बहुत खुश हुआ था। मैं सीएम नहीं था, मैंने कहा यार अपन भी मेंबर कैसे बन सकते, तो कहा नहीं साहब आप नहीं बन सकते जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बनो। तो मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा मेंबर बनने के लिए यहाँ पर। ये बात मैंने पहले भी कही थी आपके यहाँ कि मैं मुख्यमंत्री बना आपके यहाँ मेंबर बनने के लिए। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आपका प्रेस क्लब। मुख्यमंत्री बनना पड़ता है मेंबर बनने के लिए, समझो बात को। कुछ आपके राइट लेफ्ट दोस्त लोग होते हैं आपस में, उनको ठीक करो, सब मिलके प्रेस क्लब चलाओ ढंग से। अच्छा हुआ है बिल्डिंग खड़ी होगी इसके अंदर, मुझे बहुत ऐतराज है। आपका मकान खुद का भी रहते हो आप यहाँ पर, तो खुला एरिया भी हो, 2-3 बेडरूम भी हो, चाय पीने के लिए परिवार के साथ में एक वो थोड़ी जगह होती है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो भी हो सब बातें होनी चाहिए। थोड़ा जगह बड़ी है तो आप थोड़े पार्क वो लगा दो, दोनों लगा दो, अच्छा दिखता है। चारों मेरा आप कमरे कमरे बना दो तो फिर आप क्या रहो उसके अंदर। आपकी प्रेस क्लब की स्थिति वो बन गई। MLMP फंड है, मना वो कर नहीं सकते हम लोग। अब तो बंद मजबूरी में हुआ, जगह कहाँ बची है, जगह कहाँ बची है। आपने जो है आगे से आगे MLMP कहते रहे, हम लोग देते रहे आपको, मना कौन करे मीडिया वालों को। तो आपने गिरजालाल भागवत से अगर अशोक गहलोत तो किसी को नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अब वो बन तो गए आपके, तो बना था आपके वो जो ऊपर वाला मामला था उसके लिए बना था कार्य। तो सागर के लिए बना, सागर के लिए बना था। तो ये बनते रहे आपके, तो खूब आपने। पर मेरा आपसे अपील है, जिन कोई करता भी तो छोड़ देना चाहिए उसको, क्योंकि ये लीवर के लिए बहुत खतरनाक है। मैंने कई लोगों को मेरी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, आंखों में आंसू आते हुए देखा है, जब उसको मालूम है अब मेरा लीवर ठीक नहीं हो सकता और मृत्यु निश्चिंत है, तब क्या उसकी स्थिति है वो मैंने देखी है। तो कृपा करके आप लोग जो दारू पीते हो सब छोड़ दो, क्योंकि बहुत ही खराब चीज है, बहुत खराब चीज है। सही कहा, युवा पीढ़ी नहीं लेनी बड़ी बात है। दैट्स गुड, वेरी गुड। तो पुरानी पीढ़ी ले रही है, इनकी मत ले रही है क्या? ये आपको कह रहा है कि युवा नहीं कौन, बिल्लू बनने वाला ले रही, कौन सी पीढ़ी ले रही है? अरे समय ले रहा है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, बस बात समझ जाओ आप लोग, छोड़ दीजिए, छोड़ना बहुत जरूरी है। तो दारू छोड़ा दी मैंने आपकी, अब आगे बढ़ता हूं मैं। तंबाकू बिल्कुल ठीक है, तंबाकू कैंसर करता है। अब देखो नहीं शरद पवार जी के आती फोटो कितना लगता भाई, ये बहुत खतरनाक है। वो महावीर कैंसर में जाता हूँ, कोई डॉक्टर कहते हैं साहब सबसे अधिक आते हैं तो मुंह के कैंसर के लोग आते हैं, और वो सब जल्दी से होता है।
मैंने पिछली बार 65% लगा दिया टैक्स। हिंदुस्तान में सबसे अधिक मैंने लगाया टैक्स लगाया है। बड़ी बड़ी लॉबी आती है, ये आईटीसी ग्रुप वाले और पता नहीं कौन कौन आते हैं, इतनी लॉबिंग करते हैं, दबाव पड़ता, पॉलिटिकल सब कुछ करता, मैंने किसी की परवाह मैंने नहीं करी। 65 मैंने रखा था उस वक्त। शराबबंदी लगा दूं तो आप जानते हो शराब छूटेगा तो नहीं। अब मैं गुजरात में था 10 महीने, वहां पर करके में शराब लोग पी रहे हैं, बल्कि ज्यादा पीते हैं बड़े ऐसे वो लोग। आप पीते दिखते हो, इसका मतलब नहीं, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल नहीं। वो इलीगल बनती है, लोग मरते हैं, वो नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले हो चुका एक बार, शेखावत साहब भविष्य ने एक बार शराबबंदी लिखी थी, वापस हटाना पड़ा उसको। तो इसलिए मेरे को अनुभव है बचपन का। जब मैं खुद एनएसयू में था तब मैं देखा कि ये बहुत बड़ा फैसला हुआ, अच्छा फैसला हुआ, पर वो फैसला काम नहीं हो पाया। दस से 8 तक है तो खरीदने के लिए है, पीने के लिए थोड़ी। वो घर जाके पियो। और मैंने 8 पिछली बार सरकार बनते मैंने रात को 10, 11, 12 बजे बिकती थी शराब, मैंने 8 बजे कर दिया। और मेरी आलोचना भी हुई जब मैंने कहा इलेक्शन में क्या, मैंने वैसे ही कहा कि मैंने इसलिए किया है कि आदमी लेके जाए घर पे, टाइम पे जाके सो जाए पी करके, वरना वो 12 बजे आता है, टक टक करके खोलता दरवाजा, उसकी पत्नी है, बच्चे खोलते, वो गाली गलौज करने ही उतरता है, वे सब बंद करो इसको। मतलब तो काफी इसका वेलकम हुआ था उस वक्त में। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो लोग अपने हिंदुस्तानी है, वो कि बात ऐसी होती है जो क्या करें, हमारे खुद के लोग ही हैं, वही करते हैं, वही फाउल खेलते हैं। एक हमने एक्सीडेंट के लिए किया है, जो आपकी जानकारी में है, वैसे उसको भी आप थोड़ा एरिया बनाओ, थ्रेट एरिया। एक्सीडेंट का कोई केस आएगा तो उसको अस्पताल नियरेस्ट होगा, वहाँ उसको इलाज करवाना ही पड़ेगा। अस्पताल मना नहीं कर सकते उसके इलाज को। पहले आप एमएलसी फेमएलसी पता नहीं ये लाओ वो करो, साथ कौन आया, जो ले आएगा उसको 5,000 रुपये का इनाम, और उसको नियर अस्पताल में इलाज होगा। वो लोग पूरा उसकी व्यवस्था हम पूरी कर रहे हैं, पूरा खर्चा उठाने के लिए हम तैयार रहेंगे, पर आदमी बचना चाहिए जिंदगी के अंदर। एक्सीडेंट इतने होते हैं, राजस्थान में 10,000 लोग मरते हैं पर ईयर, 10,000 लोग मरते हैं। देश के अंदर मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख मरते होंगे। बहुत हालत खराब है, कितना दुख होता है कि एक्सीडेंट आदमी मर गया। रोज खबर पढ़ते हैं तो कोई कोई खबर आ जाती। तो एक बात वो भी थी। किसानों के लिए हमने जो उनको इमदाद करने की कोशिश की, 90 पैसे बढ़ा नहीं रहे हम लोग, उसी ढंग से उनके जो 1,000 रुपये भी हमने खाते में उनके डाल रहे पर मंथ। उसमें करीब 3-3.5 लाख लोग ऐसे होंगे जिनका बिजली बिल 0 हो गया है, 1,000 रुपये कम बिल आ रहा है उनका। तो एक किसान वर्ग ऐसा है जो कि कई तकलीफ में रहता है, उसके लिए हम ध्यान दे रहे हैं। कर्ज माफी हमने वादा निभाया पूरा। खाली नेशनल बैंक का जो है उनसे हमारी बात चल रही है। अभी मैंने मीटिंग भी ली है स्टेट लेवल बैंकर्स लोगों की। तो हमने उनको कहा कि आप जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनके आप एनपी जब हो जाता है तब आप उनका सेटलमेंट कर लेते हो। उसी ढंग का सेटलमेंट आप करो, किसानों के लिए करो। जो एनपी हो गए हैं उनके आप 90% आप उनको खत्म कर दीजिए, 10% हम भर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट भर देगी। पहले भी हमने करीब 30 लाख लोगों का, 32 लाख लोगों का हमने कर्जा माफ किया था, सब मिला के। 22 लाख तो हमारे वक्त का था। और पिछली गवर्नमेंट का कर्जा जो है माफ तो करने की घोषणा उन्होंने कर दी थी, परंतु पैसा चुकाया नहीं था बैंकों को, तो वो भी हमने चुकाया।
यूं करके 15,000 करोड़ चुकाए हुए हम लोगों ने कर्जा माफ किया। जो वादा किया राहुल गांधी जी ने उसको हमने निभाया था, परंतु नेशनल बैंक का नहीं हो पाया क्योंकि वो बैंकें भारत सरकार के अंदर में आती है और वो सेटलमेंट करने तैयार नहीं हुई थी। अब भी हमने उनको कहा है, वो हमारा कोशिश जारी है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात है। 30 जिले में कॉलेज खोल रही है, काम शुरू हो गया उनका और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम होगा वो। और एक जो अंग्रेजी स्कूल खुली है, इंग्लिश स्कूल, उसको बहुत लोगों ने वेलकम किया। लॉटरी खुलने लग गई है एडमिशन के लिए। बच्चे जो है, ये बता रिवोल्यूशनरी काम होगा, ये क्रांतिकारी काम होगा कि बच्चे जो है, जैसे मैं खुद इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, बचपन से हम खिलाफ रहे अंग्रेजी के कि क्या काम आई है हमारे। दक्षिण में उस वक्त में झगड़े होते थे, बोर्ड जला देते थे हिंदी में लिखा हुआ, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वगैरह में। नॉर्थ में जो है अंग्रेजी लिखे बोर्ड हटा देते थे, जला देते थे। उस वक्त में हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने कहा क्या काम आएगी। आज ये महसूस है इंटरनेशनल लैंग्वेज ये है। आईटी गूगल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, और जो बच्चे पढ़ जाते हैं आईटी वगैरह में तो उनको लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तनख्वाह मिल रही है, उनको पैकेज मिलते हैं, दुनिया भर में जाते हैं। तो हमारे बच्चे पीछे क्यों रहे? तो हमने तय किया कि अंग्रेजी स्कूल सरकार खोले, क्योंकि 50,000, 1 लाख तन की वो फीस होती है प्राइवेट स्कूल की, वो भर नहीं सकते बच्चे, गरीब बच्चे। तो ये जो काम किया है इसमें लॉटरी खोलने लग गई है, इसको हम और फैलाना चाहते हैं। टीचर्स की कमी है, अंग्रेजी टीचर कैसे मिले, ये हमारा प्रयास है, किस प्रकार से फैकल्टी बन सके। प्राइवेट सेक्टर के हेल्पलेस है। आपने स्कूल तो खोल दिए 1200, लेकिन क्या है, शिक्षा का स्तर इतना खराब है कि वो जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं सब तो हमारे बच्चों को वापस लाएंगे। उनको कह दो वापस ले आया हूँ, उनको कलवा दीजिए, वापस ले आए उनको, क्योंकि आपका फीडबैक गलत फीडबैक है। एक तो जगह होगा, इतनी बड़ी स्कूल 1200 नहीं खुली अभी 3 साढ़े 3 से खुली है। 1200 को हमने कहा है कि हम खोलेंगे जब 5,000 बच्चे मिल जाएंगे, 5,000 बच्चे भी 5,000 की आबादी होगी, वहाँ खोलेंगे हम लोग। और उसमें आप ठीक कह रहे हो, 5-10% हो सकता है, ऐसी स्थिति हो तो 5% के कारण कि हम पूरी स्कीम खत्म कर दें क्या? इतनी अच्छी स्कीम है ये, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और घर में जो बच्चा आपका आता है छोटा 3-4 साल का, मैं देखता हूँ पैसे वालों के यहाँ पर वो बात अंग्रेजी में करने लगे हम लोगों से भी, हम जवाब ही नहीं दे पाते उसको। बच्चा अंग्रेजी में बात करता है, 4ठी क्लास का, 3री क्लास का, 2री क्लास का बच्चा भी, क्योंकि वहाँ स्कूल में अंग्रेजी में बात करते हैं लोग। अगर ये स्कीम जो हमने बनाई है, आप देखना 10-15 साल के बाद में गांव के बच्चे इंग्लिश फ्रेंड इंग्लिश बात करेंगे, कितना बड़ा रिवोल्यूशन हो जाएगा बताइए आप। ये तोता साहब जो हमारे पीसी प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी सोच थी ये, पहले हमने उनको सपोर्ट किया, पर सोच उनकी थी, वो एक टीचर के लड़के खुद हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके इस स्कूल को अनुभव किया और चलाया स्कूल। हमें सपोर्ट करना चाहिए स्कूल को, और इक्का दुक्का शिकायत आए तो चलती रहेगी। तो जो रेगुलर स्कूलें हैं, कॉलेजेज हैं, वहां भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भंडारी जी कह रहे मेरे क्लास पढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा काम है जी, बहुत बड़ा काम हुआ ये। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, जिसमें लेके राजस्थान को काफ़ी खिंचाई होती रहती है, साहब रेप हो रहे हैं वहाँ पर, और कानून व्यवस्था नहीं, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। मैं अस्वीकार करता हूँ बातों को। मैं कहना चाहूँगा सिंपल सोचने की बात है हर व्यक्ति को, कि अगर आप थाने में जाओ तो बदतमीजी करे आपके साथ में, बोल तू कैसा आया, वो आदमी डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा इंसान है, मान सम्मान सब चाहते हैं, तू ताम बात होती है उसको। कई लोग जाते ही नहीं है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं।
कि रास्ते में बदतमीजी कर दी किसी ने, मान लो पुलिस वाले ने भी कर दी, कुछ भी कर दिया, घर आके बच्चों ने, छोट बच्चे को समझे छोट भाई का ही जाए थाने के अंदर, वो जानते हैं जाएंगे तो कैसा व्यवहार होगा। उस व्यवहार को मैं चेंज करना चाहता हूँ, कल्चर बदलना चाहता हूँ। जब तक कोई कल्चर नहीं बदलेगा किसी देश का, प्रदेश का, जिले का या गांव का, कल्चर जब आपके संस्कार, संस्कृति, परंपरा जैसे होती है प्रदेश में, कोई पहचान भी होती है आपकी, उसी ढंग से अगर मान लीजिए ऐसा व्यवहार होगा तो कई तो हिम्मत करते नहीं जाने की, और बाद में जाते भी है तो न्याय मिलता नहीं है। कई बार आप जानते हो कि सिपाही आती तो डिस्टर्ब हो जाता, थानेदार भी, मतलब सब बातें आप जानते हो, मेरे को कहने की जरूरत नहीं, फिर न्यूज छप जाएगी मैंने ये कह दिया। जब वो छप गई ना, वो मैंने कहा टीचर्स पैसा देके ट्रांसफर करवाते हैं, तो वो न्यूज और ढंग से बन गई, जैसे कोई मैंने मंत्री जी के लिए कहा हो। मैंने जनरल बात पूछी, हर विभाग में होता है, शिक्षा विभाग की बात नहीं थी, हर विभाग जिस जो पोर्टफोलियो मेरे पास होते हैं, तो क्या मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वहाँ कोई करप्शन होता ही नहीं होगा? होता है। वो लोग अपने लोग हैं, बाहर के लोग तो है नहीं, कोई विदेशी थोड़ी है वो लोग कोई, तो ये तो चलता रहता है। मैं क्या बात कर रहा था? नहीं, वो तो मुझे मालूम, पर मैं अभी बात किया थी लास्ट में। हाँ, तो मैं कह रहा आपको, हम कल्चर की बात की, संस्कृत, इनका जो मिजाज, मतलब थाने का मिजाज है वो बदलना चाहिए। संस्कार, मैंने कहा संस्कार, संस्कृति से, परंपराओं में फर्क पड़ता है। तो मैंने क्या किया, 3 बातें करी वहां पर। एक तो मैंने कहा कंपल्सरी कर दो FIR लॉन्च करना, जो बड़ा फैसला होता है। अगर नहीं करे थानेदार तो तुम जाओ SP के पास, SP ऑफिस में करना पड़ेगा SP को, वरना SP के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा फैसले होते नहीं है, तो हमने वो फैसला किया। उसके कारण से पहले 10-15 केस आए थे, अब कोई आता ही नहीं, ये सब थाने में FIR दर्ज होती है। कहीं कहीं मुझे मालूम अभी भी PI दर्ज करके रख देते हैं, थोड़े दिन बात करते हैं, पर भय बैठ गया, होने लग गई FIR दर्ज, तो कम से कम जवाब देना पड़े उसको भी, FIR का तुमने क्या किया। दूसरा, मैंने स्वागत कक्ष बनवाए हैं, 90% थाना बन चुके हैं स्वागत कक्ष। मेन पावर लगाने के बाद हम कर रहे हैं ढंग से, जैसे कि कोई आए थाने में बैठवाए, कुर्सी पे तो बैठवाए, उसको कम से बात तो करें ढंग से, बताओ अभी क्या प्रॉब्लम है, क्या शिकायत लेके आए हो, फरियाद किया आपकी, वो हमने किया है। और तीसरा जो हमने 2-3 तरह से तफ्तीश होने लग गई है। एक तो ऑफिसर्स केस डायरी नाम है उसका, जिसमें ऑफिसर्स पूरा डिग्री करता है उसकी। एक जो हिनिस क्राइम है, रेप हो गया या ऐसी कोई घटना हो गई, तो एक लीगल ऑफिसर साथ लगाया, जिससे कि लीगली वो साथ में उनको गाइड करे पुलिस वालों को, कि चालान पेश हो उस वक्त में कोई कमी नहीं रह जाए। कई बार कमी रहने से ही छूट जाता मुलजिम, आपका कोर्ट के लिए छूट जाता है, वो हमने किया है। उसका असर ये पड़ा है, अभी मेरे पास फिगर नहीं होंगे, कि एक तो हाँ, एक तीसरा हमने काम किया है महिलाओं के लिए, जो है जिलों में पहले DYSP की पोस्ट क्रिएट की हमने सब जिलों के अंदर, अब बाद में हमने उसको एडिशनल SP कर दिया, जो सिर्फ महिलाओं के क्राइम केसेस को देखेंगे, उत्पीड़न को, अत्याचार को, जो भी रेप होते हैं, वो किया हमने। उसके फायदे ही मिलने लगे हैं। एक तो आप देखो कई जगह फांसी की सजा भी हुई, 1-2 जगह पर, 3-4 जगह पर आजीवन कारावास हो गए, 2-3 जगह पर 15-20 दिन में ही फैसले हो गए, तो एक माहौल बना। जब ये मैंने फैसले किए, एक लास्ट में कि एक जो कोर्ट में पहले 156(3) में केस बहुत आते थे, आदेश, कोर्ट के आदेश आते थे, वो आना बहुत कम हो गया, मतलब मैं फिगर तो भूल गया, 33 बताने के थे, वो हो गया। और तफ्तीश का टाइम तो जो था, जैसे 144 डेज था, वो 30 दिन हो गया, 32, ऐसा कुछ फिगर है। कहने का मतलब है कि तफ्तीश का टाइम कम हो गया, टाइम पे आने लग गया, सजा टाइम पे होने लग गई, तो काफी कुछ फर्क पड़ा, इसके अंदर फर्क पड़ा। अब मैं जो कहना चाहता हूँ आपको भी, कि आपने केस बहुत बढ़ गए, तो जिस दिन मैंने फैसला किया था, तो मैंने PSU के अंदर पेश को कहा था, इससे केस बढ़ेंगे। 156(3) में 33% आ रहे थे पहले केसेस, अब 15% आने लग गए। और तफ्तीश का टाइम जो है 274 डेज था,
वो सिर्फ 73 डेज हो गया। बताइए तब 30 का टाइम कहाँ तो 274 डेज और कहाँ 73 डेज हो गया। इतना बड़ा फर्क पड़ा इन बातों का। परंतु साथ में क्या हुआ कि केस बढ़े, क्योंकि जो FIR दर्ज होने लग गई तो अपोजिशन वालों को मौका मिल गया कहने का, और तो उनके पास कहने कुछ है नहीं, अपन लड़ते रहते मुख्यमंत्री बनने के लिए, और तो कुछ काम उनका है नहीं। अरे तुम विपरीत भूमिका निभाओ, कम से कम धरना दो, जान का कम से कम विपक्ष में जो तर्क और तथ्य, बिना तर्कों के और तथ्यों के आप अपोजिशन करोगे सत्ता में सरकार का, तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए उनको सबक सिखा रही है। 6 में से 2 जीत, 8 में से 6 कांग्रेस जीती चुनाव, बाई इलेक्शन जीती है। 3 से 4 नंबर पे आ गई है बीजेपी, जमान जब्त हो गई है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए जितने नेता इनके हैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार, वही तो केंद्र में बैठे हुए मंत्री हैं जो सरकार गिराने के षड्यंत्र कर रहे थे, वो पकड़े गए उसमें वॉइस के अंदर। और नमूना दे नहीं रहे, वो नमूना नहीं दे रहे वो। अगर आप ईमानदारी लोकेश शर्मा के खिलाफ तो केस करते दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस अंडर में आती है भारत सरकार के, वहां केस कर दिया दिल्ली पुलिस के अंदर, और खुद नमूना नहीं दे रहे हैं। पूछो इनको भाई, आपने षड्यंत्र आपने किया, मुख्य कर्णधार आप थे, सब कुछ किया आपने। ये जो अब ये बिना तर्कों के तथ्यों के जो आलोचना हमारी करते रोज अखबार आते रहते हैं, राठौड़ साहब भी उसमें बहुत आगे हैं। राठौड़ साहब भी अपन प्रतिष्ठा में चलती रहती है। जो मैं कहना ही चाह रहा था आपको, बिना तथ्यों के तर्कों के साथ दो तो हमें अच्छा लगेगा। तथ्य हो, तर्क हो, जनता भी इम्प्रेस होगी आपसे, और हमें अच्छा इसलिए लगेगा हम अपनी कमियों को सुधारेंगे। मैंने मेरी अप्रोच रखी जिंदगी के अंदर, जो आलोचना करे, देखो सही आलोचना है तो उसको अपने इम्प्रूवमेंट कर देते। इसमें अहम घमंड किस बात का हो, पब्लिक तो इंटरेस्ट है। इसलिए सरकारें बदलती है तो वसुंधरा जी हमारे लोगों को तंग करती है, जेल भेज देती है। वसुंधरा जी हमारे स्कीमों को रोक देती है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट देकर। रिफाइनरी रोक दी हमारी, क्यों रोकी भाई उनको पूछो। रिफाइनरी रोकने क्या तुक था उनका, बताइए। शिलान्यास हो गया था उसका, फिर उन्होंने दबाव बनाया लगातार, तो डर के मारे प्रधानमंत्री को बुलाया शिलान्यास के लिए। तो मैंने प्रधानमंत्री को लिखा कि शिलान्यास तो हो चुका वहां पर, और मंदिर को क्या कहते हैं, मंत्र पढ़े जा चुके हैं। मंत्र में बहुत विश्वास करते हैं वो लोग। देखो मंत्र पढ़े जा चुके पहले वहां पर, तो फिर नए कार्ड छपे पीएमओ के अंदर, और लिखा गया कार्य शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। शुभारंभ आए वो। अब मालूम है वो क्या हुआ है, जो प्रोजेक्ट 38 करोड़ हजार का था, 38,000 करोड़ का था, लगभग 40,000 करोड़, वो अभी तो बोल नहीं रहे HPCL वाले। वसुंधरा कहती थी पानी हमारा, बिजली हमारा, और 26 में भागीदारी क्यों। तभी मैंने कहा था हिंदुस्तान में कोई रिफाइनरी भागीदारी होती नहीं राज्यों की, फिर भी 26% भागीदारी हमने नहीं ली है। हमें लेनी पड़ी रिफाइनरी लाने के लिए। जो SBI कैपिटल्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल्स कंपनी है, वो उसकी थी सर्वे करने वाली, उसने कहा आपको लेनी पड़ेगी तब जाके वाइबल हो पाएगा, HPCL कर पाएगी। हमें लेनी पड़ी, फिर भी उन्होंने आरोप लगा हमारे ऊपर। आखिर में ये हुआ कि वो रिफाइनरी डिले हो गई। आज उनकी जो है डिले, टाइम बढ़ गया। तो अभी तो रिफाइनरी लग जाती और रेवेन्यू आने लग जाती। अब क्या हुआ है, वो 38,000 की रिफाइनरी 70,000 करोड़ होने जा रही है। 70,000 करोड़ होने जा रही है। अब पता नहीं वो HPCL वाले कब बताएंगे, पर जो मेरे पास खबरें हैं वो है। अब बताइए कि इसलिए मैंने कहा वसुंधरा जी जब चेंज होती है मैं आता हूँ, मैं कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं करता हूँ, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बंद करने का फायदा क्या आपको, और फिर उसका एस्केलेशन होगा प्राइस का, और वो लोग हमेशा बंद करते हैं। तो ये सब बातें मैंने कर दी आपको। तो मेरे ख्याल से मैंने 5 साल के उपलब्धि में बता दी होगी मेरे ख्याल से।
बताइए। उपलब्धि इतनी है मैंने खाली जो मुझे याद आ रहा है ऐसे ओपन ऑन बोल रहा हूँ, मतलब मैंने कोई उस ढंग से मैंने नहीं किया हुआ है। बहुत लंबी लिस्ट है, तुम ठीक कह रहे हो। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। एक राइट टू हेल्थ का मामला था। राइट टू हेल्थ के लिए क्या है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना भारत सरकार के अंदर, उसके वो अभी तक नियम नहीं बना रहे हैं, भारत सरकार नहीं बना रही है। उसमें इसके कारण क्या हो रहा है कि उसके नियमों के अभाव के अंदर हमने क्या किया, यूनिवर्सल हेल्थ अभी जो ला रहे हैं, चिरंजी योजना, दवाएं फ्री, ये सब कुछ कर रहे हैं, टेस्ट फ्री, उससे काम चला रहे हैं। जब वो बन जाएगा, नियम बन जाएगा, तो हम प्रॉपर वे में एक्ट लाएंगे राजस्थान के लिए, राइट टू हेल्थ एक्ट, और उसके अंदर ड्राफ्ट हमारा तैयार है उसका। तो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन कर रहे हैं हम लोग। ये बात मुझे कहनी थी। काम चल जाएगा। धन्यवाद आपका। ओहो मांग। एक बात आज सतपाल मलिक जी ने कोई बात कही है, देखा होगा आप लोगों ने। किसी ने कहा हाथ खड़ा करो। 3 4 5 6 7 8 बोले हैं क्या? बोले तो सही बात है। अच्छा अब बताओ आप। ये मैं शब्द काम नहीं ले सकता, जो बोले वो तो काम नहीं ले सकता मैं। अब बताओ मुझे कि मुझे लगता है ये कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह की मिली भगत तो नहीं है कहीं, क्योंकि इस प्रकार बोल नहीं सकते। अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो जोड़ी है देश के अंदर, राज वो कर रही है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट राज नहीं कर रही है। 2 चेहरे हैं देश के अंदर, मोदी जी और अमित शाह जी, वो राज कर रहे हैं। वो कैसे बोल सकते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, बता दीजिए मुझे। और बोले हैं तो इसका मतलब आपस में समझे, क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग सब ठीक है क्या? इंग्लिश वाला तो इंग्लिश मेरी कमजोर है भाई। तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग से बोले होंगे, वरना कैसे बोल सकते हैं? गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बारे में ये शब्द काम नहीं ले सकता जो लिए गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरा कुर्सी मैं फिर बोल दिए और मैं टुकबंदी कर रहा था। बहुत बहुत आप फिर आपका अब मैं एक बात बताऊं, उसमें आपको कहने क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने मुझे जितना याद है, अभी हमने सब कमेटी बना दी है आपकी। आप कमेटी की मीटिंग बुलाइए, सब मेरे पास आइए आप, मैं मंत्री जी को बुला लूंगा वहां पर। आपके सामने, कमेटी के सामने मंत्री जी आ जाएंगे, जेडीसी आ जाएंगे, और किसी को उसको बुला लेंगे और हाथों से फैसला कर लेंगे। मेरा मतलब नहीं, आप नहीं समझे, ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। 3 साल आपने गंवा दिए। मैं तुम प्रेस के अलावा तुम मान में मत क्या कर, तेरे ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी तो थी जो सबकी जिम्मेदारी थी। अब लेकिन अब तो उम्मीद है सबको। नहीं आप तो मना कौन कर रहा हूँ, आपकी बात तो रखेंगे हम लोग। यूथ को तो पुराने को तो मिल चुका सर, जो युवा है उनको तो चाहिए। यूथ जो है सर, यूथ के लिए राजस्थान सुनने देखिए, राजस्थान भर के लिए पहले ही हमने स्कीम मैंने ही शुरू करी थी। पूरे प्रदेशवासियों, प्रदेश के पूरे पत्रकारों को कई जिलों में, अलवर, जोधपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ सब जगह मिले, प्लॉट मिले। पहले यहाँ भी मिले तो मैं खुद गया था, और मुझे आज भी याद है, मैंने कहा भाई आपकी अपनी पत्नियों के नाम का ये बनेगा, क्या कहते हैं, जिसे आप बेच नहीं सको, ये मैंने कहा था। फिर भी आपने अपनी पत्नियों को पटापटों के बीच में दिया और शादी भी कर ली बच्चों की। ठीक है, कोई बात हो गया वो तो। अभी मैं कहना चाहूंगा आपको, प्लॉट देने की पूरी स्कीम बन गई थी पिछली बार, जगह तय हो गई थी। आपने कहा जगह में पसंद नहीं है,
झमेला हुआ, नई जगह ली गई, आप लोगों ने आगे कमेटी ने सब तय किया, और उसके बाद में मैं तो डायरेक्ट तो पीछे में नहीं आया, ना मुझे पता है कि वहाँ कौन सी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाईकोर्ट में चला गया वही मैंने सुना है। तो ये पता नहीं, मैं आज की तारीख में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर मैं कमेटी मीटिंग आप वाली बुला लूँ, आप पहले खुद बैठ तय करो, गाड़ी वाले को मैं कह दूंगा, वो आपके साथ बात कर लेंगे, फिर आप मेरे पास आ जाओ। कुछ दिक्कत आएगी ना, हम खुद चाहेंगे आपको जयपुर में भी, राजस्थान के हर जिले में पत्रकार को कैसे प्लॉट मिल सकता है, उसे मेरा खुद का रुचि मेरी रुचि है कि आपको जल्दी काम ही हो। अरे कह दिया नहीं, यही तो कह रहे हैं, समयबद्ध तरीके से हो जाए। जब मैं कह रहा हूँ आपकी जो कमेटी बनी है वो जल्दी मीटिंग कर ले और बैठ के बात करके फैसला कर लेंगे, चिंता नहीं करना आपको। प्रेस क्लब वाली बात कर लेंगे कमेटी वाले से। एक मिनट रुको, आप पहले बात रखने दो, आप बैठो 2 मिनट बैठ जाओ। क्या करना हाँ बोला बोला आप महिला पत्रकार अभी तो बहुत बहुत कम है। आप ऐसा करो, आह्वान करो महिलाओं को पत्रकारिता में आगे आए। नंबर 1, पूरी बात तो सुनो। दूसरा, मैंने हृदय जोशी यूनिवर्सिटी बनाई है पत्रकार के लिए। मुझे आपसे शिकायत ये भी है, आप सब बैठे इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट चली गई, हिंदुस्तान में पहला एक्ट था, यूनिवर्सिटी बनने के बाद में आज तक मैंने सुना कोई बंद ही नहीं हुई यूनिवर्सिटी। हृदय जोशी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बंद हुई पहली बार, एक्ट के अंदर बंद हुई है, वो असेंबली के अंदर। पूरी तरह विश्वविद्यालय जो बन रहा है हृदय जोशी यूनिवर्सिटी का, वो आपके लिए बन रहा है, आपका मतलब आपके कुनबे के लिए बन रहा है। मुझे अफसोस हुआ उस वक्त में, जो विपक्ष में था, आप में से किसी ने विरोध नहीं किया उसका, ना धरना ना प्रदर्शन। आप अगर सरकार के नाक में दम कर देते तो वो असेंबली में उसको समाप्त करने का बिल लेके आने की हिम्मत ही नहीं करते। बहुत कम हुआ। ऐसा विरोध करते आप लोग कि सरकार को वापस विड्रॉ करना पड़ता। मेरा मतलब ये है, बाकी तो किया, विरोध तो किया होगा। कुछ साथियों के सवाल जवाब हैं, नाम आए उससे पहले सौरभ भट्ट जी, सर कुछ नाम जो आए इन्होंने कुछ सवाल जवाब है। हाँ, सौरभ भट्ट जी बात करते हैं। 1 मिनट रुको, अरे रुको तो सही, पहले इनको बोलने दो। आप सौरभ जी आप बोलिए, सौरभ जी आप बोलिए। एक सेकंड रुक जाओ, महिला जी फिर बोला। आशा जी आप बोलें पहले।
नहीं कोई बात समाचार पत्रों के 2013 के रेट चल रहे हैं, उसको आप रिव्यू करवाइए, अखबारों को रिव्यू करें और 21 के बाद के जो भी सर्कुलेशन उसके अनुसार रिवाइज करें। वो भी करेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा साप्ताहिक के लिए, पाक्षिक के लिए और डेली जो लोकल है उन सबको हम प्रायोरिटी देना चाहते हैं। अभी भी आप देखा होगा जो अखबार जो विज्ञापन जारी हो रहे हैं कोरोना काल के अंदर भी, मैं खुद फुट डाउन करता हूँ। आप ये तमाम विज्ञापन भेजो, साप्ताहिक तक भेजो, डिस्ट्रिक्ट तक भेजो। मैं खुद कह रहा हूँ सब जगह मेरे, क्योंकि उनकी भूमिका अलग तरह की भूमिका है। उनकी जगह वही है, बड़े अखबार जगह बड़े अखबार वाले हैं, अलग अलग भूमिका है, तो मैं उनको पूरी तरह प्रायोरिटी में रखता हूँ। सौरभ जी, वही मैं कह रहा हूँ ना। और मैं चाहूंगा आप चाहो तो साप्ताहिक, वीकली साप्ताहिक, और आप जैसे बोल रहे हैं कि उनको देते हैं, उनकी आप अलग मीटिंग रख लीजिए। मैं प्रेस क्लब में वापस आ जाऊंगा यहाँ पर। सौरभ जी, जी जी ठीक, थैंक यू। मेरा ये है कि जैसे राज्य सरकार बार बार ये कहती है कि केंद्र सरकार वित्तीय मदद नहीं कर रही राज्यों की, और अब जो बजट आने वाला है बड़ी चुनौतियां होंगी, राज्य सरकार की बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, तो इनको कैसे आप मीट आउट करोगे? आपको मैंने पूरी बात समझाई कि जो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले उन्होंने चेंज कर दिए, जो नहीं करना चाहिए था। अब तो जो वित्तीय प्रबंध हम करते तो वो कर ही रहे हैं, कर्जा लेना पड़ता है। अगर भारत सरकार इमदाद करे तो राज्यों में कर्जे कम होंगे, वरना हर राज्य को कर्जा लेना पड़ता है देश के अंदर। हालांकि कर्जा बिना परमिशन नहीं ले सकते केंद्र सरकार की, उसकी लिमिटेड लेना पड़ता है हमें। पर ये भी तो अच्छी बात नहीं है कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के बदल दे, उसका फॉर्मूला बदल दे, जो नहीं करना चाहिए था। ये मैंने कहा। सुशांत जी, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो आप बैठे हुए हो ना, उत्तर कटौती बन जाएगी। एल शर्मा जी, आपका सवाल। डांगी जी, सुन ले। डांगी जी खड़े होके सवाल करो। डांगी जी, जो भी करना है। सर मेरा सवाल है, आप लगातार हर स्पीच में ये दावा कर रहे हैं सरकार आ रही है। मैं कब कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हर स्पीच में, आपने हर भाषण में बोला। अभी थोड़ी कहा मैंने। अब आप जैसा जादूगर बोल रहे हैं तो कुछ वजह बताओगे कि कैसे आ रही है? क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था वसुंधरा राजे ने कहा पर सीटें नहीं आ पाई उतनी। इस बार कुछ है तब? इस बार मेरा मानना है कि आप लोग भी कहते हो मुझे मिलके अलग अलग कि जो 3 साल के बाद में सत्ता विरोधी लहर शुरू हो जाती है, एंटी इनकम्बेंसी, इस बार वो नहीं हो रही है, नहीं हुई है। ये मुझे कहा गया है, लोग कहते हैं। अब सच्चाई क्या है, मैं आपसे अपील करूंगा, आप में से कोई अगर जाना चाहे क्या कहना चाहिए, साहसी टूर के अंदर, क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, एडवेंचर टूर के अंदर, तो प्लीज आप अपना नाम लिखाओ मुझे, मैं आपको सारी व्यवस्था करूं भेजने की, जिससे कि सरकार की जो गवर्नेंस है उस पर जो स्कीम हमारी है, उड़ान स्कीम है मान लीजिए, अगर हम खाली विज्ञापन देंगे या बोलते हैं काम नहीं चलेगा। हर परिवार तक बात पहुंचेगी तो भला होगा सबका। चिरंजी योजना है मान लीजिए, ऐसे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारे हैं, मैं चाहूंगा आप उन फ्लैगशिप प्रोग्राम को लेके आप मेरे 15, 20, 25 लोग जाना चाहें, सारा इंतजाम हम करेंगे आपके लिए। क्या नाम आपका, क्या नाम है? अशोक भंडारी की। ओ अच्छा। वो मैं बचपन से उनको जानता था, हमारे पीछे में बैठते थे वो। वीरेंद्र सिंह राठौर जी, साहब ये नॉन एजुकेटेड जर्नलिस्ट जो कोरोना में खत्म हुआ है उसके लिए आपने कुछ नहीं घोषणा की? मेरा ये है कि सहानुभूतिपूर्वक एक अमाउंट जो नॉन, ये जो कमेटी बनी है ना, कमेटी की मीटिंग आप करवा दीजिए। कोरोना में कम से कम ऐसे
है जो नॉन एकेडेमिक था उनका, और वो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका एक्रेडिटेशन नहीं हो पाया और उनकी डेथ हो गई, तो उन परिवारों के साथ तो बड़ी, उनका नाम कौन बताएगा? वो तो आएगा आपके पास, एप्लीकेशन आएगी। चलो एक काम करो, जी हम लोग उनको जांच करवा देंगे कलेक्टर के थ्रू। जी आप एक काम कर दीजिए, जो ऐसे पत्रकार जी एकेडमी में नहीं आते हैं, आप मिस्टर मीणा जी को दे दीजिए, नाम सब इकट्ठे करके दे दीजिए। मैं फॉर्मेलिटी करके देखता हूँ उनको हम क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है, जसविंदर बल जी, जसविंदर बल जी। आपका स्वागत है। आपके कुशल प्रबंधन की वजह से राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर हुए, 30 और इसमें जो है अपने पास राजस्थान के अंदर पास बहुत सारी सोसाइटी अपनी एजेंसीज है, जैसे RSDC है और अपनी संस्था है। उसके बावजूद बाहर की कंपनियों को काम दिया गया है जो 12% 16% अबव में दिया गया है, जबकि RSRDC 2% से लेकर 15% तक बिलो काम कर रही है। तो इसमें राजस्थान सरकार का नुकसान हुआ है कम से कम 600 करोड़ रुपए का। तो उसको नुकसान हो गया? हाँ जी, नुकसान कैसे हो सकता है? 12 कॉलेज बाहर की किसी कंपनी को दिए गए, जिसमें अबव में रेट गए। बाहर की कंपनी दे नहीं सकते हो तो SCC कंपनी है जो दिल्ली बेस्ड है, उस कंपनी के माध्यम से टेंडर हुए हैं और जो टेंडर है वो 2% से लेकर 16% तक अबव में गए। आप मुझे लिख के तो मैं पता कर लूंगा। कॉपी भेजी मैंने। दूसरी बात एक और है जो मुझे बताया गया कि पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी जो होती है भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की, उसी के माध्यम से काम कराए जा रहे हैं। प्रकाश भंडारी जी। आप नहीं समझे, जो कंपनियां हैं भारत सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग है या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग है, उसके माध्यम से काम कराए जाते हैं। जहां आपकी खुद की एजेंसी बिलो में काम कर रही है 16% और वहां आप अबव के रेट। आप बताना, मैं देख रहा हूँ एक और देखा। भंडारी जी, भंडारी जी। आप समय समय पर कई बातें प्रधानमंत्री को अरे भाई चुप रहो। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके जो आपने कई बातें उठाई, उसमें एक आपको CM ने कहा कि ये अशोक गहलोत दी वॉइस ऑफ द नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स। आप हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये होता है कि साहब आप गैर बीजेपी राज्यों की आवाज है। किसने कह दिया आपको ये? स्टालिन ने कहा। स्टालिन का मैंने देखा नहीं है, बातें दिखती नहीं ना। किस संदर्भ में कही है, मैं देखता हूँ बात कर। सर राजस्थान में आप हाँ, शांति बोलो। से रुको। बात तो करना, वही बात करूँ। मेरा सब आग्रह है, वो आपने पेट्रोल और डीजल के बारे में कई बार बहुत महत्वपूर्ण आपने मुद्दे उठाए, बेसिक का एडिशनल एक्साइज, लेकिन राजस्थान के अंदर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। हमारी धरती के अंदर से ये गैस और पेट्रोल पैदा होता है। उस राज्य को, जिस राज्य में जहाँ से पैदावार होती है तेल की, उस राज्य को कोई ऐसा लाभ मिले, वो कोई उसे और राज्यों के मुकाबले कुछ सस्ता तेल मिले, ये अमेरिका में सिस्टम है। तो हमारे यहाँ ये एक सिस्टम, ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, 3-4 ऐसे राज्य हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो इनका कोई सिस्टम बना करके आप कोई ऐसा कुछ मुद्दा नहीं उठाएं जिससे ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हमारी धरती से पैदा होता है, हमको महंगा तेल मिलता है। तो ऐसा पॉइंट समझ गया आपका, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और मैं एग्जाम में करा के उसके बाद में भारत सरकार से समन्वय बनाएंगे इसका। नरेश जी, क्योंकि अमेरिका में है, ये अमेरिका में है, अपने यहाँ तो है नहीं। और ये भारत सरकार का कानून होता है, माइनिंग वाला जो है वो भारत सरकार के थ्रू हो सकता है। तो मैं इसको दिखवा के, ये तो स्टेट के इंटरेस्ट की बात है, इसको दिखवा दें। सर राजस्थान में 32,000 उर्दू लेक्चरर्स की पोस्ट खाली हैं और सरकार की तरफ से सिर्फ 302 जो पोस्ट हैं वो भरी गई हैं। तो आखिर उर्दू के साथ ऐसा सतर्क व्यवहार क्यों, जबकि आप खुद कहते हैं कि उर्दू एक अच्छी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है और इसको बचाने के लिए मैं हर दिल कोशिश करूंगा। मैं खुद उर्दू सीखना चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ।
नरेश जी आप पैसा करना लिख के दे रहा हूँ मेरे को, मैं दिखवा देता हूँ। पहली बार किसने कहा आपको कि ये उर्दू की 30 पोस्टें खाली, किसने कहा आपको? मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई खबर नहीं है, मैं और मालूम कर लेता हूँ। नरेश जी आप बोले जोर से। हाँ, आपको मैंने बहुत पब्लिसिटी दी है भैया, अब तो ध्यान रखिए फर्स्ट इंडिया मेरा है। आज आपको चमका दिया हमने राजस्थान भर के अंदर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया की तरफ से इसके लिए, और पीसीसी में जो मैंने आपके सामने बात रखी थी वो भी आपने तुरंत पूरी की, उसके लिए भी आपका आभार। मेरा सवाल ये है, आपने हर बार गिनाया है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार केंद्रीय मंत्री, तीसरी बार ये, तो पिछले 2 बार के कार्यकाल और इस बार का कार्यकाल ज्यादा चुनौतीपूर्ण कौन सा है? क्योंकि जो सियासी मसले रहे उस बीच में क्या लगता है ये कार्यकाल ज्यादा चुनौतीपूर्ण आपके लिए पिछले 2 की बजाय? देखिए, चुनौती हमेशा आती रहती है, चाहे वो पहले कार्यकाल में अकाल सूखे की बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस बार कोरोना की है। पर मैंने देखा है कि पब्लिक का सहयोग मिलता है। चुनाव में हार जीत के कई सेक्टर काम करते हैं। आम तौर से राजस्थान प्रदेश वासियों का सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को मुझे सहयोग मिला है। इनका सवाल होगा। तो ये जो है, ये मैं लक्की हूँ इस मामले में कि मुझे चाहे मीडिया हो चाहे वो सरकारी गैर सरकारी कोई लोग हो, आम जनता को मुझे हमेशा सहयोग मिला। इसीलिए क्या होता है, चुनाव के पहले लगता है सरकार आ रही वापस, अब उसमें मैंने कहा कई सेक्टर काम कर जाते हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि जो जनता का मूड लगता है मुझे लगता है, और जो आप लोग कहते हो कि एंटी इनकम शुरू नहीं हुई है, अगर यही माहौल रहा तो सरकार आने से कोई रोक नहीं पाएगा इस बार। आप बता दीजिए कर देंगे सुधार। आप सिर्फ जो है सचिन जी को गले लगा लीजिए, वो महबूब जी की तरह आपका आदर किसको? और चौथी बार आप निश्चित रूप से सुरेश जी आपने अभी जैसे कहा कि साहब राज्यों को कर्ज लेना पड़ रहा है, अभी आपने कहा कि राज्यों को कर्ज लेना पड़ रहा है, कोरोना काल में स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो सर जैसे कर्ज लेके अपन आगे बढ़ते रहेंगे तो राज्य में तो बाहर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। और अभी अपन है कि जीएसडीपी का मतलब आपने 40% से ज्यादा कर्ज ले लिया है, तो ये अगर यही ऐसा रहा तो ट्रेंड बहुत राज्य में आने वाले भविष्य में बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। गोवर्धन जी, कर्जा लेने का जो आप कह रहे हो ना, भारत सरकार की जो पॉलिसी होती है, फाइनेंस कमीशन की जो गाइडलाइन होती है, उससे हटके कोई कर्जा ले नहीं सकता। इसका मतलब है कि राज्य की जो स्थिति है, वहाँ की संभावनाएं क्या है, रेवेन्यू की आगे क्या संभावना रहेगी, आज की तारीख में क्या फाइनेंशियल स्थिति है, उसको देख के फैसले होते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन से आप अगर मैं चाहूँ मान लो आज तो मैं कर्जा नहीं ले सकता बाजार से, उसमें भारत सरकार की परमिशन नहीं पड़ती है। परमिशन तभी मिलती है अगर आप गाइडलाइन में आते हो, तो वो कर्जे तो बढ़ते जाते हैं। हर सरकार किसी की भी, हर राज्य के कर्जे बढ़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में हम लोग अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो कम से कम विकास नहीं रुकेगा। गोवर्धन जी, योगेंद्र जी, 1 मिनट भैया रुको। गोवर्धन जी, सर मेरा सवाल है, 25 से 27 आप जो इन्वेस्टर समिट कर रहे हो, कोरोना की पाबंदियां अलग से हैं, इस समिट का क्या होगा? बहुत सारे लोगों के इंडस्ट्रियलिस्ट भी पूछ रहे हैं कि इस समिट ये होगी या नहीं होगी या मॉडिफाइड रूप में होगी, नंबर 1। दूसरा सर, बहुत सारे जो बेरोजगार हैं खास करके रीट वाले, वो कह रहे हैं कि 30,000 पद आपने पहले दिए, उनको 50,000 किए जाएं। ये 2 सवाल। पहला सवाल का क्या बोला आपने? ये इन्वेस्टर समिट ये होगी कि नहीं होगी 25 से? ये मैं आपसे पूछता हूँ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मतलब किस रूप में होगी? हम तो सरकार में है नहीं। नहीं, मेरा मतलब कि आप क्या सोचते हो, अगर केस बढ़ते हैं बहुत ज्यादा तो सोचना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग करेंगे उसको, इस बात है। और जहाँ तक रीट की बात है, कोई भी देखिए, जब हम लोग इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दे रहे हैं लोगों को, 1 लाख लोग लग चुके हैं लगभग, आगे भी लगातार लग रहे हैं, रोज वैकेंसी निकल रही है, तो बच्चों को चाहिए कि वो जाके पढ़ाई करें अपने घरों पे, आगे की तैयारी करें। अगर पहले वाली जो निकली हुई है वैकेंसी जिसके लिए एग्जाम हुआ है,
उसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे संख्या, ऐसा कभी होता नहीं है। तो जो लाखों बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं आगे के एग्जाम के लिए, उनका क्या होगा? तो ये जो मांग कर रहे हैं उन बच्चों को खुद को मैं अपील करूंगा कि उनको खुद को ये मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि अगली बार उनका भी नंबर आए। ये मेरा मानना है। सर मैं योगेंद्र जन टीवी से सर योगेंद्र शर्मा जन टीवी से। आपने सर एक चिंता जाहिर की कि एजुकेशन नहीं सभी विभागों में कहीं ना कहीं करप्शन है। सर एक अभियोजन स्वीकृति की बहुत लंबे से कोई पॉलिसी होनी चाहिए सर, अभियोजन स्वीकृति जो लोग ट्रैप होते हैं या जिनके पास में अधिक संपत्ति होती है। अधिक संपत्ति वालों के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस बनते हैं। विभागों से नहीं मिल पाती उनकी। देखिए एक सेकंड, देखिए ये जो एक मिनट, ये जो न्यूज में भी आता है, मीडिया में भी आता है, कई बार हमें भी लगता है भाई ये न्यूज आई है कि भाई स्वीकृति नहीं मिली, और स्वीकृति देना नहीं देना डिपार्टमेंट सोच समझ के देता है। हमें लगता है कि यार एसीबी ने कार्रवाई करी और स्वीकृति क्यों नहीं मिल पा रही है। डिपार्टमेंट का अपना विरोध होता है, ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट कोई पक्षपात करने के लिए मना ही कर दे हर वक्त, ऐसा नहीं होता है। ऑन मेरिट पे होता है, ऑन मेरिट पे होता है। ये मैंने महसूस किया है कि कई बार केस बन जाता है, टैप नहीं होता, मान लीजिए केस बना दिया, परिस्थिति दूसरी थी तो ऊपरी जांच की जाती है उसकी। पर हमारे यहाँ राजस्थान में जो एसीबी ने जो काम कर रही है राजस्थान भर में, मेरे ख्याल देश के अंदर बहुत कम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होगा जिसने राजस्थान की तरह काम किया हो, ये मैं कह सकता हूँ आपको। और हम लोग खुद मॉनिटरिंग करते हैं पूरी उसकी। देखिए सिस्टम पूरा बना होता है, होम सेक्रेटरी होता है ना, देखिए ऑर्डिनेंस सर्विसेज होती है ना, आईएएस आईपीएस आईएफएस, वो कंट्रोल होती है भारत सरकार से, कंट्रोलिंग अथॉरिटी भारत सरकार होती है, वो देती है इसके लिए, इसे गवर्नमेंट नहीं करती है उसके लिए। इसलिए आप लोग जो इम्प्रेशन के बाद हो जाता है ना, वो सही नहीं होता है। लगता है आपको अभी क्यों नहीं मिली स्वीकृति, उसकी स्वीकृति भारत सरकार दे सकती है, ये बात है। गोपाल जी अरे एक मिनट बस, गोपाल जी आप बोलो। सर मैं गोपाल जी से, आपने कहा मैं 3 बार सेंटर में मिनिस्टर रहा, तो आप कभी टेक्सटाइल मिनिस्टर भी थे राजस्थान सरकार में। उस समय आपने एक राजस्थान के ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे वूलन इंडस्ट्रीज और भीलवाड़ा की हैंडलूम इंडस्ट्रीज, उनके लिए आपने उनकी इकोनॉमिक और सोशल प्रोटेक्शन के लिए आपने एक प्लान बनाई थी। उस समय जब आप टेक्सटाइल मिनिस्टर थे और रघु शर्मा जी को डायरेक्टर बना के आपने उसको स्कीम का प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार किया। हालांकि हुई ये नोटबंदी के बाद में, जीएसटी के बाद में और रेसिसेशन के बाद में भीलवाड़ा की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी पावर लूम की, और जो आपके मारवाड़ में जो आपकी वूलन इंडस्ट्री थी, और जो ऊँट के जो कंबल बनाते थे या और भी जो ये कारपेट वारपेट का काम करते थे, तो वो दिन पे दिन बहुत हालत खराब हो गई और उसमें 60% लोग मनरेगा से जाके और अपनी आजीविका चलाने लगे। अब आप चूँकि राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है पावर लूम की और वूलन की, मारवाड़ की और बीकानेर की, तो आप क्या अपनी नई औद्योगिक नीति में इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई योजना बनाएंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति, उनके सोशल स्टेटस कैसे डेवलप हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? मैं इसको दिखा दूंगा जो आप बता रहे हैं, इसको मैं मालूम करके। लेकिन जब AIMIM के जो सरबराह है असदुद्दीन ओवैसी वो राजस्थान में पार्टी की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं,
ओवैसी जी जो है वो बीजेपी के पार्टनर है, उनके पार्टनर है, तो उनके जो कुछ भी अल्फाज होंगे वो बीजेपी के खाते में जाएंगे। ये दोनों मिली भगत करके बात कर रहे हैं, ज्यादा मैं नहीं समझता। लोग बहुत समझदार हैं इस देश के अंदर। राहुल गांधी ने जो डिबेट शुरू करी है हिंदुत्व की, उसमें आपको जाना पड़ेगा। मैंने 1 मिनट बैठो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए देश में जो मैंने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में, मैंने क्यों कहा? कोई मुल्क जो है धर्म के नाम पर बन तो सकता है। अगर धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाए जैसा लोग सपना देख रहे हैं, तो पाकिस्तान उदाहरण हमारे सामने पड़ोसी हमारा है, हमसे अलग होकर पाकिस्तान बना, हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बना, इसलिए अलग हुए वो। फिर 2 टुकड़े उनके क्यों हो गए? मुसलमान वो भी है, मुसलमान ये भी थे, बांग्लादेश वाले क्यों हो गए? वहाँ बोली जाती है बंगला, यहाँ बोली जाती है उर्दू, ठीक है। वहाँ तो 2 बोली जाती है, हमारे यहाँ तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कितने बोली हैं यहाँ पर। तो क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है यहाँ पर? तो ये जो सपना देख रहे हैं ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता में आने के लिए। वो कामयाब भी हो गए हैं, कामयाब तो हो गए वो, पर आज देखिए कितना लोगों में असंतोष है, असुरक्षा की भावना है, जेल में जा रहे हैं बिना बेकसूर लोग, लिचिंग हो रही लोगों की। ऐसा माहौल 70 साल में कभी नहीं था देश के अंदर। और फिर मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ भी नहीं होगा। तो ये देश की जनता को फैसला करना पड़ेगा अल्टीमेटली कि सच्चाई पे कौन है, ये मानना है। ये क्वेश्चन पहले किया था डिजिटल पॉलिसी वाला, हम उसमें लगे हुए हैं। हम चाहेंगे खुद ही की जल्दी पॉलिसी बनेगी। और अधीश सीकर वाला तो मैंने कह दिया आपको, अधीश सीकर वाली कमेटी बना दी है, उनकी रिपोर्ट आने तो फिर बात करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।